हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे ज्योग्राफी की विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने ज्योग्राफी के थर्ड टेस्ट पर, और ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 5। क्योंकि हम हर एक लेक्चर में 50 क्वेश्चन कराते हैं, जैसा कि आपने अगर पहले टेस्ट कर रहे होगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 पर। और अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो भी जाके देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने उसमें भी एक्सप्लेन किया है और इसमें भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले लेक्चर से। और आज अगर आप वीडियो पे नए हैं, आज आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी हमारी चैनल पे वीडियोस आती रहें उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगे। ठीक है, पहले आपको ये पूरी वीडियो देखनी है, उसी के बाद आपको किसी को शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और अगर आपको इसका मतलब जो पीडीएफ है इसका लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, वो आती रहेगी क्योंकि आज मैं कहीं बाहर पे हूँ, तो यहाँ पे ऐसा ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है। और हाँ, एक और चीज़ मेरे को बोलनी थी कि आप जो पॉलिटी की टेस्ट सीरीज के लिए बोल रहे हैं वो स्टार्ट होगी, सो प्लीज़ वेट फॉर दैट। हम प्री से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे, आप टेंशन मत लो। अभी ये जो सीरीज चल रही है मैं वो कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन पहले ये खत्म तो हो जाए, उसी के बाद मैं वो स्टार्ट करवा पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके साथ ही करंट अफेयर्स की भी शुरू कर दी है, तो फिर वो पॉलिटी और ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स से तीनों साथ में कराना बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम हो जाता है। ठीक है, सो इसीलिए मैं पहले ज्योग्राफी खत्म करवाऊंगी, करंट अफेयर्स खत्म करवाऊंगी, और उसके बाद ही मैं पॉलिटी को उठाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ जो आप कमेंट कर रहे हैं वो कंप्लीट होगा, सो वेट फॉर दैट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या बोल रहा है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताना है। और हाँ, एक और चीज़ मेरे को आपको बोलनी थी कि प्लीज़ अब देखो, जो भी आप कमेंट करते हो, वेदर नेगेटिव पॉजिटिव आप कर सकते हो। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता आप नेगेटिव कमेंट कर सकते हो, आपको अच्छा लगता है आप पॉजिटिव कमेंट कर सकते हो, उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अदर देन दैट आप कमेंट मत कीजिए। ठीक है, अदरवाइज मेरे को अपना जो कमेंट बॉक्स है उसको डिसेबल करवाना पड़ेगा। आप बिना बात के जो चीज़ें हैं वो प्लीज़ मत कीजिए इस चैनल पे। अदर डेटिंग साइट्स हैं जहाँ पे आप जाके कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो प्लीज़ यहाँ पे क्लास के डेकोरम को प्लीज़ बनाए रखो। ठीक है, सो ये जो भी है, जिसने भी जो भी मैसेज करते हैं, सो प्लीज़ ऐसा प्लीज़ डेकोरम बनाए रखो क्लास का। ठीक है, तो फिर भी चलो लगभग सारे बच्चे अच्छे ही हैं, कोई एक आधे आ जाते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं होता है, केवल वो ऐसे ही मैसेजेस करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके पॉजिटिव कमेंट्स नेगेटिव कमेंट्स जैसे भी होंगे वो सारे एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन अदर देन दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी कमेंट्स, अदरवाइज आई विल हैव टू डिसेबल माई कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताना है। फर्स्ट है, निकल एंड आयरन आर द मेन मटीरियल मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसने बोला कि निकल और आयरन अर्थ क्रस्ट के मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। सेकंड है, एस्थेनोस्फेयर इज ए मैकेनिकली वीक जोन ऑफ मोल्टन रॉक इन अपर मेंटल जोन। अपर मेंटल में जो एस्थेनोस्फेयर है वो मैकेनिकली वीक जोन है। और थर्ड है, द कोर इज मेड अप ऑफ मटेरियल मोस्टली कंस्टिट्यूटेड बाय सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और जो कोर है वो मेनली किसका बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ठीक है, तो हमें इसमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब हमें जो है वो गलत स्टेटमेंट्स बतानी है। तो सबसे पहले ये जानने के पहले कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले तो हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता ही होना चाहिए। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता ही होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। ठीक है, ये मानो कि ये क्या है, हमारी हमने अर्थ का डाइसेक्शन कर दिया है। ठीक है, उसमें ये जो है ऊपर वाली ये है हमारी क्रस्ट। ठीक है, ये है हमारी क्रस्ट। ठीक है, और ये है हमारी क्या, ये आप मान सकते हो ये है हमारी मेंटल। ठीक है, और ये है हमारी कोर। ठीक है, आप ये मान सकते हो ये है हमारी कोर। ठीक है, ये तीन है, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, अब क्रस्ट जो है, क्रस्ट को और देखो ये सारी क्या है आपस में डिवाइडेड है, आउटर इनर मतलब लोअर अपर मिडल सम ऐसे दोनों दो पार्ट्स में सारी डिवाइडेड है। ठीक है, ऐसे डिवाइडेड नहीं। अब जो टोटल क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के जो एरिया बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। ठीक है, अब ये जो क्रस्ट भी है ना, ये भी दो टाइप की होती है। ये मान लो यहाँ पे ओशंस के ऊपर क्रस्ट है, और ये है जो ये मान लो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है, तो ये क्रस्ट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बता दिया ये क्रस्ट है। ये है आउटर मेंटल और ये है इनर मेंटल। ठीक है, ये है इनर कोर, ये है आउटर कोर। एक चीज ध्यान रखना है, जो ये इनर कोर होती है ना, ये होती है क्या, याद रखना है ये सॉलिड होती है। क्या होती है, ये सॉलिड होती है। एक चीज ध्यान रखना है, ये क्या होती है, सॉलिड होती है। फिर ये जो नेक्स्ट जो कोर का पार्ट आएगा ये क्या होता है, लिक्विड होता है।
ठीक है, लिक्विड। ऐसे ही नीचे से आपको शुरू करना है और सारे ऐसे ही होते जाएंगे, ठीक है। देखो ये क्या होता है, ये 1 मिनट, ठीक है, ये लिक्विड, ये सॉलिड, फिर से यहाँ सॉलिड आ जाएगा, फिर यहाँ लिक्विड आ जाएगा, फिर यहाँ सॉलिड आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्या होती है हमारी अर्थ में जो लेयर्स होती हैं। अगर आपसे बोला जाए इनर कोर किस टाइप की है, सॉलिड है कि लिक्विड है, क्या है, सॉलिड है। आउटर कोर क्या है, लिक्विड है। फिर आप बोलोगे कि आउटर और क्या बोलते हैं उसको, अंदर वाली आउटर मेंटल और इनर मेंटल या फिर मिडल मेंटल, आप जो भी बोलो, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो सॉलिड होती है और ऊपर वाली क्या होती है, लिक्विड होती है। तो ऐसे ही हमें क्या करनी है, ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद आती है हमारी कि जो मेनली जो ये कोर होती है, जो ये हमारी कोर है, ये बनी किससे है, ये जो कोर है हमारी, ये बनी किससे है, किस किस मटेरियल से ये कोर बनी है, ठीक है, किस किस मटेरियल से ये कोर बनी है। तो ये हमारी कोर किसके बनी है, निफे से, निकल एंड आयरन, निकल एंड आयरन से बनी है, निकल, आयरन और सिलिका, इन 3 चीजों से बनी है हमारी क्या, कोर। हमारी कोर बनी है निकल और आयरन से, ठीक है, याद रखना, निकल और आयरन से हमारी कोर बनी हुई है, याद रखना ये चीज, ठीक है। कोर हमारी बनी है निकल और आयरन से। अगर हम इसका जो लिक्विड पार्ट है मतलब उसमें सिलिका भी आ जाता है, ठीक है, याद रखना। और फिर होगी हमारी मेंटल, और उसके बाद क्रस्ट। क्रस्ट में 2 चीजें आती हैं। क्रस्ट में जो है ये है हमारी ओशियनिक क्रस्ट, ये कौन सी हमारी, ओशियनिक क्रस्ट। और ओशियनिक जो क्रस्ट है ना हमारी, वो मेनली कैसी होती है, बेसाल्टिक होती है। कैसी होती है, बेसाल्टिक होती है। और ये मेनली किससे बनी होती है, सीमा से, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये 2 चीजों से बनी होती है, सीमा से, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये कौन सी क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये किससे बनी होती है, ये अप्रोक्स 30 किलोमीटर की होती है, ठीक है। और जहाँ पे माउंटेन्स आ जाते हैं वहाँ पे तो 70 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, ठीक है। इसकी थिकनेस की बात करें, ठीक है, तो ये और मेनली किससे बनी होती है, ये ग्रेनाइट से बनी होती है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली ग्रेनाइट से बनी होती है। और ये मेनली किससे है, सियाल, सियाल इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। कौन से होते हैं, सियाल, सियाल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। और अगर हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करें, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, सीमा, ठीक है, कौन सा है, सीमा। और आउटर मेंटल जो ये हमारी आउटर मेंटल है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको एस्थिनोस्फेयर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एस्थिनोस्फेयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ा सा मोल्टन पार्ट होता है। ये क्या है, लिक्विड है। देखो पहले ही आपको हमने बता दिया ये कौन सा पार्ट है, लिक्विड पार्ट है। तो ये क्या है, मोल्टन स्टेट में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब हम टॉप से बॉटम तक जाते हैं जी, ये हो गया हमारा टॉप, और जिससे बॉटम तक जाते हैं तो जो हमारी डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। ये भी चीज ध्यान रखनी है, डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। टॉप टू बॉटम जब हम अर्थ क्रस्ट में जाते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो हमारी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने इसमें कुछ चीजें लिखवाई है कि हर एक के बीच में क्या होती है ना, कुछ कुछ डिसकंटिन्यूटीज होती है, ठीक है। हर एक के बीच में कुछ कुछ डिसकंटिन्यूटीज होती है, जैसे कि ये डिसकंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यूटी है। तो ये है ना, मतलब अलग अलग नाम दिए गए थे। और मैंने पहले एक वीडियो में इसकी ट्रिक भी बताई थी कि इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, अगर आप इसको याद करो डिसकंटिन्यूटीज को। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको क्या बोल लेंगे, ये है कॉनरेड। ये कौन सी है, कॉनरेड। फिर आ जाती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो ये है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोहो। इसको क्या बोलेंगे, मोहो डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आती है हमारी क्या, ये वाली आती है, ये इसको क्या बोल देंगे, रेपिटी, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, रेपिटी। फिर ये आ जाती है, इसको क्या बोलेंगे हम, गुटेनबर्ग। इसको क्या बोलेंगे हम, गुटेनबर्ग। और फिर लास्ट मतलब कोर और कोर के बीच में, आउटर और इनर कोर के बीच में जो आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, लेहमान, ठीक है। ये है सारी डिसकंटिन्यूटीज। और इसको याद करने की भी मैंने ट्रिक बताई थी। इन डिसकंटिन्यूटीज को याद करने की ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी, वो ट्रिक थी सीएम ऑफ राजस्थान इज गहलोत, ठीक है, याद रखनी है। CM ऊपर से शुरू करनी है, C से कॉनरेड, M से मोहो, R से रेपिटी, ठीक है। CM ऑफ राजस्थान, ठीक है, CM ऑफ राजस्थान, R से रेपिटी, G से गुटेनबर्ग और L से लेहमान, ठीक है। तो ये सारी क्या है, डिसकंटिन्यूटीज हैं। और इसको आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। तो ये सारी क्या है, डिसकंटिन्यूटीज हैं। इसकी ट्रिक ये मैंने बता दी आपको, ठीक है। कैसे ये क्रस्ट बनी हुई है उसका मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। देखो अभी एक क्वेश्चन देखो आप डायरेक्ट, सबसे पहले बोल रखा है कि इस क्वेश्चन में देखो, निकल एंड आयरन अर्थ क्रस्ट के मेन कंस्टिट्यूएंट है, निकल और आयरन, ठीक है, निकल और आयरन। अभी मैंने बताया कि जो निकल और आयरन है, ये किसके है मेन, Fe क्या है, आयरन है, N क्या है, निकल। ये कोर के मेन कंस्टिट्यूएंट है, ना कि क्रस्ट के। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड देखो, एस्थिनोस्फेयर इज मैकेनिकली वीक जोन ऑफ मोल्टन रॉक इन अपर मेंटल ऑफ अर्थ। अब देखो मैंने कहां लिखवाया, एस्थिनोस्फेयर। देखो ये रहा, ये ब्लैक पेन से ये लिखा हुआ था एस्थिनोस्फेयर। ये क्या है, आउटर मेंटल, ठीक है। तो ये आउटर मेंटल का जो लिक्विड पार्ट होता है, मोल्टन रॉक होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एस्थिनोस्फेयर। यही मैंने लिखवा रखा है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, करेक्ट। थर्ड है, द कोर इज मेड अप ऑफ मोस्टली कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। देखो मैंने बताया था सिलिका और एल्यूमिनियम से क्या बनी हुई है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी हुई है। लेकिन जो कोर किससे बनी हुई है, निफे से बनी हुई है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। तो इसने ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग। हमसे पूछा क्या, यही पूछा है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसमें इतना टाइम लगा दिया है, ठीक है। और अगर हम ओशियनिक क्रस्ट की अगर थिकनेस की बात करें तो ये अप्रोक्स होती है 5 किलोमीटर। बोलोगे कि तो इसकी थिकनेस नहीं बताई मैम ने, ठीक है। तो ये हमारी जितनी भी चीजें हैं इनके बारे में सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
और अभी भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो वेदरिंग, वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग क्या होती है? सबसे पहले क्या होती है? वेदरिंग मतलब टूटना, मतलब रॉक्स का टूटना, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स को ही तो वेदरिंग बोलते हैं। सबसे पहले है ए वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस इन वेदरिंग। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे ना, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ोगे तो उसमें डायरेक्ट ये चीज बिल्कुल हाईलाइट करके लिखी हुई है कि बहुत ही लिटिल या फिर नो मोशन होता है जब वेदरिंग होती है। सेकंड है कार्बोनेशन इज ए कॉमन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फेल्डस्पार एंड कार्बोनेट मटेरियल। जो कार्बोनेशन है वो एक कॉमन प्रोसेस है किसकी? फेल्डस्पार के ब्रेकडाउन की और कार्बोनेट मटेरियल के ब्रेकडाउन की, ये इसमें बोला गया। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड है फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस आर कोज्ड बाय एक्सपेंशन एंड थर्मल प्रेशर रिलीज। जो फिजिकल वेदरिंग, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है इसमें, फिजिकल वेदरिंग जो प्रोसेस है वो मेनली किससे होती है? एक्सपेंशन एंड थर्मल प्रेशर रिलीज से होती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि फिजिकल वेदरिंग कैसे होती है? जब टेम्परेचर बढ़ता करता है तो उसके कारण होती है फिजिकल वेदरिंग। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी वेदरिंग के बारे में करेक्ट है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा? आपको उसमें कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे कि जब आप पढ़ोगे ना कि वेदरिंग, वेदरिंग उसमें कई टाइप की दी मिलेगी आपको, ठीक है? वेदरिंग कई टाइप की दी मिलेगी। सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले टाइप आता है हमारा केमिकल वेदरिंग का। सबसे पहले आता है हमारा केमिकल वेदरिंग का, उसमें कई सारी चीजें दे रखी हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा कार्बोनेशन जो अभी हमें दे रखा था, आपको जाके देना। और केमिकल जब कंपोजिशन होते हैं ना उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं आपको खुद जाके एनसीईआरटी में देखने हैं, ठीक है? सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ठीक है? हाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये कितने, ये जो चार प्रोसेस होती हैं ये केमिकल जो वेदरिंग होती है उसमें होती हैं। उसके बाद आती है हमारी फिजिकल वेदरिंग, ठीक है? उसके बाद आती है हमारी फिजिकल वेदरिंग। जो फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या चीजें होती हैं? अनलोडिंग, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? टेम्परेचर चेंजेस, उसके बाद क्या होता है? टेम्परेचर चेंजेस। उसके बाद क्या होता है? फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ठीक है? उसके बाद फ्रोस्ट वेजिंग। ये सारी चीजें किस में होती है? फिजिकल वेदरिंग में होती है। सॉल्ट वेदरिंग, सॉल्ट वेदरिंग। एक और हमने जब लास्ट टेस्ट किया था तो उसमें एक टर्म आई थी हेलो क्लास्टी। क्या आई थी? एक टर्म आई थी हेलो क्लास्टी। उसका मतलब क्या होता है? हेलो क्लास्टी का मतलब होता है सोल्ट क्रिस्टल्स बन जाना और उसके कारण रॉक की वेदरिंग होना, उसको बोलते हैं हेलो क्लास्टी, ठीक है? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो लास्ट का आपको पता होगा ये चीज, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में उसमें क्या क्या दे रखा है? बरोइंग दे रखा है, ठीक है? बरोइंग दे रखा है। उसके बाद वेजिटेशन जो ग्रो हो जाती है वो दे रखा है। उसके बाद डिकेइंग ऑफ वेजिटेशन या फिर जो भी वो सारी चीजें दे रखी हैं, तो ये होती है डिकेइंग। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये किस में दे रखी हैं? एनसीईआरटी में दे रखी है वेदरिंग के बारे में, कि वेदरिंग के टाइप्स क्या क्या हैं, किस किस टाइप से जो है वो हमारी वेदरिंग होती है। एक और चीज बोल रखी है लास्ट में, उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेदरिंग के कुछ स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, कुछ स्पेशल इफेक्ट होते हैं वेदरिंग के। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। उसको क्या बोलते हैं? एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन किसका रिजल्ट है? ये वेदरिंग का रिजल्ट है, ठीक है? 1 सेकेंड, ठीक है? तो ये जो एक्सफोलिएशन है ये क्या है? रिजल्ट है वेदरिंग का, ठीक है? अगर ये रिजल्ट है तो एक चीज ध्यान रखना, ये इसमें दो चीजें बनती हैं। जब भी एक्सफोलिएशन बनता है तो इसमें दो चीजें बनती हैं, एक्सफोलिएशन डोम्स एंड एक्सफोलिएशन टोर्स, ठीक है? और ये जो एक्सफोलिएशन डोम्स होते हैं ना ये किसके कारण बनते हैं? अनलोडिंग के कारण, अनलोडिंग के कारण बनते हैं ये। और जो टोर्स होते हैं ये किसके कारण बनते हैं? ये थर्मल एक्सपेंशन के कारण बनते हैं, ठीक है? ये किसके कारण बनते हैं? थर्मल एक्सपेंशन के कारण बनते हैं। और ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चों का गलत होता है और यही मेनली पूछा जाता है कई एग्जाम्स में, ठीक है? एक्सफोलिएशन किसका रिजल्ट है? वेदरिंग का रिजल्ट है। इसमें दो चीजें बनती हैं, डोम्स और टोर्स। और जो डोम्स होते हैं वो मेनली अनलोडिंग से बनते हैं और जो टोर्स होते हैं मेनली किससे बनते हैं? थर्मल एक्सपेंशन से बनते हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाता है हमारा किसके बारे में? वेदरिंग के बारे में। और ये सारी चीजें आपको जाके पढ़नी है, ठीक है? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? गीजर्स आर फाउंटेन्स ऑफ हॉट वाटर एंड superheated steam that may spout from the earth beneath in which of the following areas of the world geysers are found। geysers कहाँ पे पाए जाते हैं? मेन चीज यही पूछी है, ठीक है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ भी सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो। सबसे पहले है ताउपो वोल्केनिक जोन, माउंट मेरापी और येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि येलोस्टोन नेशनल पार्क सबसे पहले है कहाँ? ये है यूएसए में। और याद रखना मैक्सिमम जो गीजर्स हैं मतलब वर्ल्ड वाइड अप्रोक्स मान लो कि 1000 गीजर्स हैं, तो मैक्सिमम जो है वो यूएसए में ही प्रेजेंट है, येलोस्टोन नेशनल पार्क में। तो याद रखना यस यहाँ पे तो है, सबसे फेमस है ये। फिर है माउंट मेरापी, इन्होंने दे रखा है। जो ये माउंट मेरापी है ना, याद रखना इसको बोलते हैं माउंटेन ऑफ फायर। इसको क्या बोलते हैं? माउंटेन ऑफ फायर इसको बोलते हैं। ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में, लेकिन यहाँ से गीजर्स नहीं निकलते। ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है? मोस्ट एक्टिव वोल्केनो यहाँ से निकलता है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड माउंट मेरापी नहीं है, तो सेकंड नहीं है, थर्ड है, तो आंसर डायरेक्ट आ गया हमारा सी, ठीक है? ताउपो वोल्केनिक जोन ये भी है, ठीक है? यहाँ से भी गीजर से यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? ताउपो वोल्केनिक जोन वैसे है कहाँ पे? ये है न्यूजीलैंड में। कहाँ पे है ये? न्यूजीलैंड में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि हम बात करें चिली में एक जगह है क्या? अल तातियो, क्या है? अल
तातियो, यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, गीजर पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है। आइसलैंड में तो बहुत सारी लोकेशंस हैं। अगर रशिया की बात करें, वहाँ पे एक जगह का नाम है डोलिना, डोलिना गिसेरेवो। ठीक है, गिसेरेवो, तो ये रशिया में जगह है जहाँ पे मेनली क्या पाया जाता है, गीजर्स पाए जाते हैं। ये अल्तातियो यहाँ पे चिले में पाए जाते हैं। ये है हमारी यूएसए में, ये होगी हमारी न्यूजीलैंड में। ठीक है, माउंट मेरापी आपने देख लिया कहाँ पे पाया जाता है, यूएसए सॉरी इंडोनेशिया में पाया जाता है। कुछ कुछ गीजर्स के आपने पता चल गया। ठीक है, एक ओल्ड फेथफुल नाम का जो गीजर है वो भी कहाँ पे पाया जाता है, येलोस्टोन नेशनल पार्क में। क्या है उसका नाम, ओल्ड फेथफुल। ठीक है, ओल्ड फेथफुल एक गीजर का नाम है जो मेनली येलोस्टोन नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। वैसे गीजर क्या होते हैं याद रखना, अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, समटाइम्स क्या होता रहता है, मैग्मा की प्रेजेंस आसपास में हो, वोल्केनो पास में हो, तो क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बॉयल करता रहता है। ठीक है, जिससे प्रेशर क्रिएट होता है और वाटर क्या होता है फिर ग्राउंड से राइज कर जाता है एकदम से, इमीडिएटली, स्पॉन्टेनियसली। जब वाटर एकदम से बाहर निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं, गीजर बोलते हैं। ठीक है, और गीजर जब स्पाउट आउट करते हैं तो वहाँ पे प्लग्स ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक होता है गीजर और एक होता है हॉट स्प्रिंग। ठीक है, एक गीजर होता है, एक होता है हमारा हॉट स्प्रिंग। ये हॉट स्प्रिंग क्या होता है, हॉट स्प्रिंग मतलब क्या होता है, जब भी सरफेस के आसपास आता है ना तो ये सबसे पहले स्टीम निकालता है, मतलब गिव्स ऑफ स्टीम जब भी वाटर सरफेस के पास आता है। ठीक है, और ये फ्रीली फ्लो करता है, इस पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, ये फ्रीली फ्लो करता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो बस यही है गीजर के बारे में। गीजर जो है ना वो एकदम से निकलता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है, दिस टाइप ऑफ सोयल इज रिच इन ह्यूमस। देखो सबसे पहले बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये सोयल जो है ना सबसे पहले ह्यूमस में रिच है। ठीक है, ह्यूमस इसमें ज्यादा है और ऑर्गेनिक कंटेंट भी ज्यादा है, और नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक कलर है इसका। ठीक है, ब्लैक कलर है। उसके बाद हैवी रेनफॉल जहाँ पे होता है वहाँ पाई जाती है, और ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज्यादा होती है वहाँ पाई जाती है। वेजिटेशन की भी काफी ग्रोथ होती है। देखो आप अब क्या सोचोगे कि ब्लैक कलर है, ठीक है, तो ये कौन सी सोयल हो सकती है, ब्लैक सोयल हो सकती है। लेकिन ऐसी गलती मत करना, क्यों, क्योंकि ब्लैक सोयल ऐसे रीजन में पाई जाते हैं जहाँ पे कम बारिश होती है, जो पेनिनसुलर रीजन होता है। ठीक है, आपने सुना होगा ब्लैक सोयल के बारे में। ठीक है, तो याद रखना ब्लैक सोयल ऐसे रीजन में पाई जाती है जहां पे कम बारिश होती है। ठीक है, तो लेकिन ये कौन सी सोयल है, पीटी सोयल है। कौन सी सोयल है, ये पीटी सोयल है, जहां पे मेनली क्या पाई जाती है, ये वाली जो चीजें बोल रखी है, हाई रेनफॉल होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, हैवी एंड ब्लैक कलर की होती है, ह्यूमस कंटेंट ज्यादा हो जाता है। तो ये कौन सी सोयल है, ये पीटी सोयल है। ठीक है, हैवी रेनफॉल में पाई जाती है, और ऑर्गेनिक कंटेंट तो इसमें अप्रोक्स 40 से 50% होता है। नॉर्दर्न बिहार, साउदर्न उत्तराखंड, कोस्टल एरियाज जो होते हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन सब में क्या पाई जाती है, पीटी सोयल पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी फॉरेस्ट सोयल। देखो फॉरेस्ट सोयल जो होती है ना, मेनली आपको नाम से पता चल रहा है कि कहाँ पे पाई जाती है, फॉरेस्ट एरियाज में ये पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल अवेलेबल हो। ठीक है, और देखो जब वैली साइड की बात करें तो ये क्या होती है, वैली साइड की बात करें, वैली में ये क्या होती है, थोड़ी सी लोमी एंड सिल्टी। ठीक है, क्या होती है, ये थोड़ी सी लोमी एंड सिल्टी होती है। लेकिन अगर हम अपर स्लोप्स की बात करें तो वहाँ पे क्या कैसी होती है, अपर स्लोप्स पे कोर्स ग्रेन होती है, कोर्स ग्रेन्ड होती है ये। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एसिडिक होती है, ये क्या होती है, फॉरेस्ट के बारे में बात करें, फॉरेस्ट सोइल के बारे में, एसिडिक होती है, और यहाँ पे जो ह्यूमस का कंटेंट होता है वो लो होता है, लो ह्यूमस कंटेंट होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लो ह्यूमस कंटेंट होता है, एसिडिक होती है, और लो वैलीज में क्या होती है, ये फर्टाइल भी होती है। उसके बाद आती है हमारी ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल का दूसरा नाम क्या है, रेगुर सोइल, या फिर इसको ब्लैक कॉटन सोइल भी बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्टली दक्कन रीजन में पाई जाती है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, तमिलनाडु, यहाँ पे पाई जाती है। क्ले होती है, डीप इम्परमिएबल होती है। ठीक है, याद रखना क्या होती है, ये क्ले होती है मेनली, और इम्परमिएबल होती है। सेल्फ फ्लोइंग की इसमें कैपेबिलिटी होती है, मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, और जब वेट होती है तो स्वेल करती है, और जब ड्राई होती है तो श्रिंक करती है। जब ड्राई होती है तो क्या करती है, श्रिंक करती है। सेल्फ फ्लोइंग भी इसमें एक इसका फीचर है, सेल्फ फ्लोइंग। ठीक है, और लंबे टाइम तक मॉइस्चर अपने पास रख सकती है। और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में क्या होती है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में मतलब क्या होती है, लैक होती है, इसमें कम होते हैं, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन कम होते हैं, और कलर क्या होता है, डीप ब्लैक से ग्रे इसका कलर होता है। ठीक है, तो ये मेनली क्या होगी, ब्लैक सोइल। अब आती है हमारी लेटराइट सोइल। जो लेटराइट सोइल होती है वो क्या होती है, मेनली लेटर मतलब ब्रिक्स बनाने के जो काम आती है, वैसी सोइल मेनली हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरियाज में पाई जाती है। कहाँ पे, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल जहाँ पे होता है वहाँ मेनली ये पाई जाती है। इंटेंस लीचिंग के कारण ये बनती है। ठीक है, लीचिंग के कारण ये मेन चीज है, लीचिंग के कारण ये बनती है। ठीक है, लाइम और जो सिलिका है वो क्या कर जाते हैं, लीच कर जाते हैं। क्या, लाइम और सिलिका इसमें क्या कर जाते हैं, लीच कर जाते हैं। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कंपाउंड यहाँ पे बच जाते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इसमें भी नहीं होता, और एक्सेस में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम। ठीक है, सो ये कल्टीवेशन के लिए इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं होती। मेनली फर्टिलाइजर्स वगैरह, मैन्योर वगैरह इसको कल्टीवेशन के लिए रिक्वायर होते हैं, और मेनली कैश्यू नट उगाने के लिए ये मतलब होती है। ठीक है, मेनली कैश्यू नट इस पे उगाए जा सकते हैं। अब अगर सोयल डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करो तो देखो ये क्या दे रखा है, सोयल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ये हमारा क्या सोयल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें देखो ये जो है सबसे पहले ये कुछ ये जो है ये क्या, ये कौन सी सोयल है, माउंटेन सोयल के बारे में बात करेंगे। ये कौन सी माउंटेन सोयल है। उसके बाद ये जो है ये हमारी एलुवियल सोयल है। ठीक है, ये हमारी कौन सी सोयल है, ये हमारी एलुवियल सोयल के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आती है हमारी ब्लैक सोयल। देखो ये हमारी ब्लैक सोयल, अभी जो इसके बारे में बात चल रही है, ये हमारी ब्लैक सोयल। उसके बाद आती है हमारी रेड
देन ब्लैक, और उसके बाद आती है हमारी लेटराइट। देखो ये है हमारी लेटराइट, ये हमारी क्या है, लेटराइट है, ठीक है। ये हमारी ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती, लेटराइट है। ये है डेजर्ट सोइल, आपने देख ली, ठीक है। इसमें जो भी दिख रही है ये सारी सोइल्स आपको देख लेनी है, ठीक है। सारी सोइल क्या करनी है आपको देख, और ये कौन सी सोइल है, रेड सोइल है, ठीक है। ये कौन सी सोइल है, रेड सोइल है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये है अपना सोइल का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या है, सोइल का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको चाहिए तो देखो ये इसका जूम भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये है इसका मेन चीज़ें, बस ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको वीडियो छोड़नी नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो ब्लैक सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी है, मैं हर बार ये चीज़ करवाती हूँ, ठीक है। ब्लैक सी में ये बोल रहा है कि ब्लैक सी में कौन कौन सी रिवर ड्रेन करती हैं, कौन कौन सी रिवर। पिछली बार मैंने ये मैप करवाया था, तो मैंने कुछ रिवर्स भी उसके साथ में करवाई थी, ठीक है। तो देखो पिछली बार मैंने क्या करवाई थी, डेन्यूबे रिवर मैंने बहुत ही अच्छे से करवाई थी, ये पहले ही हो चुकी है, अब नहीं बताऊंगी मैं। मेनली मैंने क्या भी बताया था, ये ब्लैक सी में भी गिरती है, तो ये स्टेटमेंट तो सही होगी कि ये ब्लैक सी में गिरती है, डेन्यूबे रिवर, ठीक है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, वोल्गा के बाद। सबसे पहली कौन सी थी, वोल्गा, और उसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये किसकी, यूरोप की, ठीक है। लगभग 10 कंट्री से फ्लो करती है, और कौन कौन सी कंट्रीज सिटीज इसके बैंक पे आती हैं वो भी मैं सारी चीजें करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो हमारी डेन्यूबे रिवर हो चुकी है। उसके बाद आती है हमारी डोन रिवर। जो डोन रिवर होती है ये मेनली कहाँ पे ओरिजिनेट करती है, ये मेनली रशिया में ही ओरिजिनेट होती है मेनली। फाइनली फिर कहाँ पे ये फ्लो करती है, ये याद रखना है, ये फाइनली सी ऑफ एजोव में फ्लो करती है। कहाँ पे, सी ऑफ एजोव में ये फ्लो करती है। और ये सी ऑफ एजोव में भी, सी ऑफ एजो में भी कहाँ पे, एक गल्फ ऑफ टैगरोंग होता है, वहाँ पे गल्फ ऑफ टैगरोंग वहाँ पे फ्लो करती है ये, ठीक है। तो ये मेनली कहाँ पे, ब्लैक सी में डोन रिवर फ्लो नहीं करती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी हमारी। थर्ड मैंने कल बताया ही था कि यस डेन्यूबे रिवर फ्लो करती है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, ये कौन सी रिवर, डोन रिवर की बात करें, 5th लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की, ठीक है। अगर डोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी उनके नाम है डोनेट्स एंड खोप्योर, ठीक है, खोप्योर, ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद आ जाती है हमारी डनाइपर रिवर। जो डनाइपर रिवर है, ये नाइपर रिवर जो भी इसको आप नाम दो, ठीक है। मेनली ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, वल्दाई हिल्स में ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। रशिया में मेनली ओरिजिनेट होती है। फिर कहाँ से आती है, फिर बेलारूस से होते हुए, यूक्रेन से होते हुए ये ब्लैक सी में गिर जाती है। किस में गिर जाती है, ब्लैक सी में गिर जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रशिया, बेलारूस और यूक्रेन इन 3 कंट्री से फ्लो करती है कौन सी, डनाइपर रिवर, ठीक है। 4th लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, ये कौन सी है, 4th लॉन्गेस्ट है। तो देखो हमने फर्स्ट लॉन्गेस्ट देख ली, कौन सी है, वोल्गा। सेकंड लॉन्गेस्ट डेन्यूबे, थर्ड लॉन्गेस्ट, थर्ड अभी नहीं की है, 4th लॉन्गेस्ट डनाइपर, डोन कौन से, 5th लॉन्गेस्ट है, ठीक है। याद रखना, लेकिन याद रखना थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन से, यूराल। थर्ड हमने नहीं किया, लेकिन वो कौन सी है, यूराल जो रिवर है वो कौन सी है, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सिटीज यहाँ पे कौन कौन सी है, डनाइपर रिवर पे कौन सी सिटीज है, याद रखना, कीव जो यूक्रेन की कैपिटल है, काफी इंपॉर्टेंट है। खेरसोन जो आजकल न्यूज में चल रही है, डनाइपर रिवर पे प्रेजेंट है, ठीक है। कीव, खेरसोन एंड जेपोरजिया जो भी है, जेपोरजिया जो भी जगह है, ठीक है, जयपोरी जहाँ जो भी है, ठीक है। तो ये जो जगह है ये भी कहाँ पे है, डनाइपर रिवर के बैंक पे ही लोकेटेड है, ठीक है। डनाइपर रिवर के बैंक पे ही लोकेटेड है। और एक और चीज, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी, परिपट रिवर, कौन सी है, परिपयात रिवर, परिपयात जो भी है, परिपयात जो रिवर है वो इसके साथ मिलती है, ठीक है, यूक्रेन में आके। तो ये होगी हमारी डनाइपर रिवर के बारे में। फिर आती है हमारी विस्टुला रिवर। ये जो रिवर है ना, ये पोलैंड में है। कहाँ पे है, ये पोलैंड में है। और ये मेनली कहाँ पे गिरती है, बाल्टिक सी में गिरती है। कहाँ पे जाके गिरती है, ये बाल्टिक सी में गिरती है। पोलैंड की ये रिवर है, और 9th लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। कौन सी है, 9th लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। तो ये बाल्टिक सी में, सॉरी ये ब्लैक सी में नहीं गिरती है, और ये मेनली कहाँ पे गिरती है, वहाँ पे जाके गिरती है, कहाँ पे, बाल्टिक सी में, ठीक है। और मेनली इस पे इंपॉर्टेंट सिटीज की बात, इस सिटी की बात करें, इस पे एक इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है वॉर्सो, ठीक है। वॉर्सो पैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वॉर्सो जो सिटी है वो किसके रिवर के बेस पे प्रेजेंट है, वॉर्सो जो है विस्टुला पे, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। सारी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि देखो विस्टुला रिवर उस पर नहीं गिरती है, डोन रिवर उसमें नहीं गिरती है, तो फर्स्ट एंड थर्ड बच गई। तो यही केवल जो है वो ब्लैक सी में हमारी गिरती है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा किसका मैप है, ये हमारा ब्लैक सी का मैप है। किसका मैप है, ये हमारा ब्लैक सी का मैप है। और हमारे ब्लैक सी के मैप में, 1 सेकेंड, कोई पेन ही चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये ब्लैक सी का मैप है हमारा, ठीक है। ब्लैक सी के मैप में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये हमारा ब्लैक सी का मैप। और ब्लैक सी के मैप में क्या क्या चीजें हैं, देखो कौन कौन सी कंट्री सबसे पहले सराउंड करती है, कई बार बता चुकी हूँ, टर्की, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी टर्की जो करती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी बुल्गारिया, उसके बाद आती है रोमानिया, उसके बाद आती है हमारी ये जो यूक्रेन है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी रशिया, और उसके बाद आती है जॉर्जिया। ये 6 कंट्रीज हैं जो मेनली ब्लैक सी को सराउंड करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2-3 सीज आते हैं यहाँ पे, कौन सा, सी ऑफ एजोव, ठीक है। यहाँ पे आती है हमारी कर्च स्ट्रेट, जो इसको देखो, ये रहा हमारा टैगरोंग जो गल्फ है। और यहाँ पे कौन सी रिवर आ रही है, डोन रिवर। अभी मैंने बताया डोन रिवर कहाँ पे आ रही है, टैगरोंग गल्फ में आ रही है। ये सी ऑफ एजोव है, ये क्या है, कर्च स्ट्रेट है। उसके बाद ये देखो नीचे जो टर्की से पास होती है, तीन चीजें हैं, डार्डिनल स्ट्रेट,
उस कहाँ किसको मैच करती है, एजियन सी से। नीचे क्या है, एजियन सी, फिर उसके ऊपर होती है डार्डेनल स्टेट, फिर आती है हमारा सी ऑफ मरमरा, ठीक है, वहाँ पे कौन सी सिटी है, इस्तांबुल सिटी प्रेजेंट है वहाँ पे। फिर आती है हमारी कौन सी स्टेट, बोसफोरस स्टेट, याद रखना ये फोस्फोरस नहीं है, बोसफोरस है, ठीक है, बोसफोरस स्टेट है ये, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्या, मेनली स्ट्रेट्स की सारी चीजें होगी, ठीक है, ये होगी हमारी मेन सारी चीजें किसकी, स्ट्रेट्स के बारे में। तो देखो अब हम देख लें यहाँ पे डोन रिवर कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बग रिवर, एक और इंपॉर्टेंट रिवर है बग रिवर, जो कहाँ पे गिरती है, ब्लैक सी में ही गिरती है। तो बग रिवर एक कहाँ पे गिरती है, ब्लैक सी में गिर रही है। यहीं पे देखो, यहीं पे ड्राइपर रिवर, देखो ये ड्राइपर रिवर जो अभी हमने देखी है, यहाँ पे कौन सी सिटी इंपॉर्टेंट दिखाई जा रही है, ये देखो खेरसोन सिटी, खारकोवा रिजर्वायर भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो ड्राइपर रिवर है ये भी कहाँ पे गिरती है, ब्लैक सी में ही गिरती है। और यहाँ पे याद रखना बेराजा आइलैंड भी है, बेरेजी आइलैंड भी यहीं पे है, ठीक है। ओडिशा सिटी वगैरह ये सारी चीजें यहीं पे है। और चीज आपको क्या देखनी है, देखो ये डनाइस्टर रिवर, ये भी यहाँ पे गिरती है, कौन सी, डनाइस्टर रिवर, डनाइस्टर रिवर, ये कौन से, डनाइपर, ये है बग, ये डनाइस्टर, ठीक है। ये प्रूट रिवर भी यहाँ पे गिर रही है, ठीक है। डेनुबे, देखो मैंने कल परसों बताई थी डेनुबे के बारे में सारी चीजें, तो डेनुबे भी यहाँ गिर रही है, ठीक है। उसके बाद किजिल रिवर, देखो ये टर्की से एक रिवर आ रही है किजिल रिवर, ये भी यहीं पे गिर रही है, किजिल रिवर। कोकस माउंटेन किधर है, देखो जॉर्जिया की साइड में क्या है, कोकस माउंटेन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कोकस माउंटेन किधर है, जॉर्जिया और रशिया की साइड है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। ये होगी मेन डेनुबे, प्रूट, डनाइस्टर, डनाइपर, डोन तो यहाँ पे फ्लो नहीं करती है, ठीक है। और देखिए ये कुबान रिवर भी कहाँ पे, सी ऑफ एजो में ही फ्लो कर रही है, ठीक है, याद रखनी है चीजें। तो ये कुछ चीजें होगी हमारी किसके बारे में, ब्लैक सी के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से आपको देखना, क्रीमिया माउंटेन्स, ठीक है। और ये देखो ये कौन सी हमारी विस्टुला रिवर, विस्टुला रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है, ये हमारी पोलैंड से फ्लो कर रही है, ठीक है। कहाँ से फ्लो कर रही है, हमारी पोलैंड से फ्लो कर रही है। और कहाँ गिर रही है, बाल्टिक सी में गिर रही है। कहाँ पे गिर रही है, बाल्टिक सी में गिर रही है। और आप ये भी देख रहे हो कि ये कौन कौन सी कंट्रीज जो है बाल्टिक सी को सराउंड कर रही है। यहाँ पे एस्टोनिया, यहाँ पे लाटविया, यहाँ पे लिथुआनिया, रशिया, पोलैंड, जर्मनी और स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज कौन है, जो बाल्टिक सी को सराउंड भी कर रही है। और विस्टुला रिवर यहाँ पे गिर रही है। और यहाँ पे क्या आती है, बग रिवर आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये देखो विस्टुला रिवर, पोलैंड का बॉर्डर, पोलैंड से यूक्रेन, यूक्रेन से यहाँ पे क्या आ जाता है, नीचे ब्लैक सी आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी विस्टुला रिवर, इस पे एक इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम क्या है, वॉर्सो, ठीक है, जिसका नाम क्या है, वॉर्सो, एक इंपॉर्टेंट सिटी है यहाँ पे। तो ये जो है हमारा ये भी हो जाता है कंप्लीट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 की जितनी सारी चीजें, डनाइपर रिवर, डोन रिवर, डेनुबे रिवर और विस्टुला, सारी होगी कंप्लीट। तो इसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है कि कौन से पासेस कहाँ से पास होते हैं, ठीक है, कौन से पासेस कहाँ से पास होते हैं। सबसे पहले कौन से किसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कौन से किसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले है कि हमारा सिला, बोमडिला और जोजिला, ठीक है। सबसे पहले हमारा जोजिला, ठीक है, जोजिला, ठीक है। जोजिला सबसे पहले क्या है, श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सिला जो पास है, याद रखना ये सिक्किम और नेपाल को नहीं करता है, ये मेनली अरुणाचल वाले एरिया को करता है, ठीक है। कौन से वाले एरिया को करता है, अरुणाचल, अरुणाचल वाले, मतलब तवांग से लेके दिरांग या फिर गुवाहाटी को कनेक्ट करता है। ये किसको, तवांग से गुवाहाटी को, गुवाहाटी या इसको दिरांग को, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी, अरुणाचल में है ये। फिर आता है हमारा बोमडिला, ये बोमडिला कहाँ पे होता है, ये भी अरुणाचल में ही है। और मेनली ये अरुणाचल को लहासा से जोड़ता है, किसको जोड़ता है, ये अरुणाचल से लहासा को जोड़ता है, लहासा को जोड़ता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। देखो डिफरेंट पासेज जो है ना, देखो ये इसमें है डिफरेंट पासेज जो है वो बता रखे हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा पास है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो अभी हमसे पूछा था कौन सा, बोमडिला, ये पास हमसे अभी पूछा गया था, बोमडिला, ठीक है। यहीं पे एक है, देखो यहाँ पे देखा सिला पास, ठीक है। यहाँ पे है बुमला, बुमला भी यहीं पे है। जिलिपला अगर बात करें सिक्किम में है, नाथुला सिक्किम में है, नाकुला, नाकू, नाथू और जिलिप, ये तीन कहाँ पे है, सिक्किम में है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, कौन से पास कौन से स्टेट में है। पांग साओ, दीफू, दिहांग, ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। उसके बाद अभी हमसे पूछा था जोजिला, अभी हमसे क्या पूछा था, जोजिला भी हमसे पूछा था, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं इसमें, तो देखो कितने सारे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आपको ये फिर सारे क्या करने हैं, देखने हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड से कौन कौन से, माना पास, नीति पास, यहाँ पे मानसरोवर भी है, अलीपुर लेक भी है, ठीक है। उसके बाद ये हिमाचल वाला एरिया हो जाता है, उसमें आ जाता है इनिसला, मारिशमी के चांगला, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का एरिया, लनाकला, ठीक है, खारदुंगला, ये बहुत सारे पासिस हैं जो यहाँ से पास होते हैं, गोरम घाट, ठीक है, कहाँ पे है। और ये है हमारे साउदर्न इंडिया के, ये क्या है हमारे साउदर्न इंडिया के हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हाईएस्ट क्वालिटी पे करके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, मैं आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको टाइम भी देती हूँ, ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कौन किसको कहाँ कनेक्ट करता है ये भी आपको इसमें पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, कुछ एलुवियल सोइल्स के बारे में बताना है। सबसे पहले खादर एंड बांगर सोइल कंटेन्स कंकर, क्योंकि खादर और बांगर में कंकर्स होते हैं। सेकंड है एलुवियल सोइल्स आर रिच इन फॉस्फोरस बट पुअर इन पोटाश, पोटाश में पुअर होती हैं।
एलुवियल सॉइल्स आर प्रीडोमिनेटली सैंडी इन नेचर, वो क्या सैंडी होती हैं। तो हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट बतानी है? नॉट करेक्ट। तो देखो खादर और बांगर क्या होती है? खादर न्यू एलुवियल सॉइल होती है और बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, तो दोनों में ही कंकर तो पाई जाते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। लेकिन सेकंड है एलुवियल सॉइल आर रिच इन फॉस्फोरस बट पुअर इन पोटाश। याद रखना फॉस्फोरस में पुअर होती है, याद रखना क्या होती है? पुअर होती है फॉस्फोरस में, और रिच होती है किसमें? पोटाश में। तो ये स्टेटमेंट क्या दे रखी है? अपोजिट दे रखी है। थर्ड एलुवियल सॉइल्स आर प्रीडोमिनेटली सैंडी इन नेचर। ये मेनली क्या होती है? सैंडी इन नेचर होती है। ये सैंडी नहीं होती है, ये सैंडी लूम टू क्ले ही होती है मेनली, ठीक है। मेनली क्या होती है? क्ले ही होती है इनका नेचर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो 2 और 3 दोनों ही क्या होंगे? हमारी रॉन्ग होगी। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट है, ठीक है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। और अगर हम सैंड कंटेंट की बात करें तो ये वेस्ट से जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो सैंड कंटेंट जो वो हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। क्या हो जाता है? हमारा सैंड कंटेंट डिक्रीज होता जाता है। और अभी बताया था कि एलुवियल सॉइल का कंटेंट हमारा देखो कितना है, अप्रोक्स 40% जो एरिया में है जो वो हमारी एलुवियल सॉइल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। तो ये इसका आंसर हो गया। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसके बारे में बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात कर रही है, और ये बताने हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे कौन से हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कहाँ से होता है, ठीक है। तभी आप ये बता पाओगे कि वो कहाँ पे है, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ मैंने कहाँ पे, हाँ दिया। सबसे पहले उसमें क्या बोल रखा है? क्वेश्चन हमारा क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है, बायोस्फीयर जो रिजर्व है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे कहाँ कौन कौन से हैं? तो देखो मानस आपको पता है आसाम में है, ठीक है। और ये सुंदरबंस जो है ये वेस्ट बंगाल में है लेकिन साउदर्न साइड में है। नीलगिरी तो बिल्कुल ही साउथ में है। पंचमढ़ी ये कहाँ पे है? एमपी में है। और ये जो अचानकमार जो क्या बोलते हैं इसको? अमरकंटक, जो अचानकमार अमरकंटक है, ये भी कहाँ पे है? एमपी में है। तो ये सारे देखो, ये सारी चीजें हैं, ये कहाँ पे हैं? अब देखो जो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मेनली कहाँ से पास होता है? कहाँ था? देखो मेनली कहाँ से पास होता है? मेनली ऐसे हमारा ये पास होता है। क्या ये हमारा जो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है तो आपको पता ही चल गया कि उसके ऊपर कौन से हैं और नीचे कौन से हैं। देखो पंचमढ़ी नीचे ही आता है, अचानकमार अमरकंटक ये नीचे ही आता है, उसके बाद आता है हमारा सुंदरबन भी नीचे ही आता है, ठीक है। और सारे ऊपर आते हैं, जैसे कि मानस ऊपर आता है, ठीक है। दिब्रू सिकोर भी ऊपर आता है। कौन कौन से हैं मैंने सारे, देखो ये सारों के हैं। आप एक काम करो, इनका भी क्या कर लो? स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो सारी मैंने इसी में लिख रखी हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? पंचमढ़ी एमपी, ये सारी चीजें होगी। और साउथ में और कौन से? सेशचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, एक मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, एक अगस्त्या मल्ल्या बायोस्फीयर रिजर्व है, एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और एक कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कौन से, नीचे कौन से हैं, वो सारे मैंने क्या कर दिए? बता दिए हैं। उसके बाद हिमाचल की बात करें, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे। उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। अरुणाचल में दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आप इसको क्या कर लो? स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये फुल है तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और उसको जूम करके आप पढ़ लेना, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोलता है? देखो इसमें क्या है? मानस नहीं है, मानस तो ऊपर है, बिलो नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं सुंदरबन नीचे है, नीलगिरी भी नीचे है, पंचमढ़ी भी नीचे है, ये सारे ही नीचे हैं। तो आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया? डी। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी स्टेट से पास होता है। तो अभी हमने देख लिया कौन सी स्टेट से जो है वो पास होता है, ठीक है, ठीक है। और कौन, वैसे देख ही ले कौन से, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सबसे ये पास होता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या बोलता है? इंडिया इज वल्नरेबल टू वेरियस काइंड्स ऑफ डिजास्टर स्पेशली अर्थक्वेक्स ड्यू टू टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेट। तो हमें बताना है कि कौन सा रीजन किस सिस्मिक जोन में प्रेजेंट है। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि मेनली है ना 4 सिस्मिक जोन्स में जो वो है वो अर्थ डिवाइडेड है, 2nd, 3rd, 4th और 5th, ठीक है। 5 सिस्मिक जोन्स में डिवाइड कर रखा है। 5 सिस्मिक हिस्ट्री के बेसिस पे 4 जो है जोन्स में डिवाइड कर रखा है। 2nd जो है वो लीस्ट एक्टिव है, जहाँ पे कभी कभी ही जो है वो आते हैं। और जो 5th है ये मोस्ट एक्टिव रीजन है। क्या है? मोस्ट एक्टिव रीजन है। आप मान सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, अंडमान निकोबार, नॉर्दर्न बिहार, यहाँ का जो एरिया ये क्या मोस्ट एक्टिव रीजन है जहाँ पे मेनली आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मेनली आते हैं। और ये बीच के क्या हो गए, ये 3rd थोड़ा कम हो गया, 4th थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इसमें सिस्मिक जोन्स में जो एरियाज है वो आपको पता ही होनी चाहिए। तो गुवाहाटी किस में होगा? गुवाहाटी जो है हमारे सिस्मिक जोन 5 में ही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन दिल्ली किस में है? 4 में। याद रखना दिल्ली किस में? 4 में। और गोवा किस में? 3rd में। सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया? डी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये देखो ये क्या है? ये डिफरेंट सिस्मिक जोन्स है अर्थ के, देखो हमारे इंडिया के, ठीक है। तो ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ठीक है। ये अलग अलग जोन्स दे रखे हैं। तो ये जो ब्लू में दे रखा है ये कौन सा जोन है? ये 2nd जोन है। और इसमें कौन कौन सी सिटी मेनली इंपॉर्टेंट आती है? हैदराबाद,
ठीक है, ये जो भी है जयपुर, भोपाल, ये सारी सिटीज़ किस में आती हैं, 2 में आते हैं, जो लिस्ट एक्टिव है। फिर आता है हमारा थर्ड, ये जो येलो वाला रीजन है थर्ड। उसके बाद आता है फोर्थ, थोड़ा सा रेड वाला रीजन है, ये है फोर्थ। और ये कौन सा है, बिल्कुल जो रेड वाला रीजन है ये कौन सा है, फिफ्थ। ये कौन सा फिफ्थ, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव जहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी होती है। तो इसका भी आप क्या कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अगर मैप याद रहेगा तो आप सिस्मिक जोन को भी आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, तो ये जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में बताना है। सबसे पहले है ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। सबसे पहले क्या बोल रखा है कि ये यूएन की क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। दूसरी चीज़ है कि इट इज़ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन दैट फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इकोनॉमिक्स एंड फूड सिस्टम। थर्ड है इट रिलीजेज रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले यस, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो मेनली रूरल इकोनॉमिक्स पर और फूड सिस्टम पे मेनली क्या करता है, फोकस करता है। और यस, ये रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है एनुअली। सारी ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। वैसे ये बना कब है याद रखना, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बना 1977 में। ठीक है, अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें वो कहाँ पे है, रोम में है। और रोम कहाँ पे है, इटली में है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या इंडिया इसका मेंबर है, यस इंडिया तो इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। ठीक है, अब टोटल इसमें मेंबर कितने हैं, 177 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, और कब बना था ये 1974 में। 1974 में क्या हुआ था, एक वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या हुई थी, वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका ये आउटकम है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पुअर पीपल है उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना। ठीक है, और जो मार्केट पार्टिसिपेशन उनका ज़्यादा करना और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, जो भी क्लाइमेट से रिजाइलेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। ठीक है, और इंडिया में अगर इसकी नोडल एजेंसी की बात करें, इंडिया में इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, कौन सी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कौन सी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। और वो कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। किस में मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसकी क्या है, नोडल एजेंसी है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, आल्सो ये यूएन डेवलपमेंट ग्रुप का भी पार्ट है। ये जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यूएन डेवलपमेंट जो ग्रुप है उसका भी ये पार्ट है। ठीक है, और इसमें जो गवर्निंग काउंसिल होती है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। कौन सी है, गवर्निंग काउंसिल, इसमें हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और जितनी भी चीजें इसके बारे में वो मैंने बता दी हैं, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा डी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। सारी ही चीजें सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोलता है, अर्थक्वेक के बारे में बताना है। सबसे पहले है द इंटेंसिटी स्केल मेजर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड स्केल विजिबल डैमेज बताता है। और थर्ड रिक्टर स्केल जो है वो मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। और मर्कली जो स्केल है वो इंटेंसिटी को मेजर करता है। जब मैं पहली बार टेस्ट सीरीज करवाई थी लास्ट ईयर, जब मैंने टेस्ट सीरीज करवाई थी तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे से करवाए गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो क्वेश्चन था बड़े अच्छे से करवाया गया था। इसमें क्या, देखो आप एक चीज़ से इसको याद रख सकते हो, एम से मर्कली, एम से मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन मतलब दोनों सेम जगह पे नहीं आएंगे। मतलब मर्करी ऐसे याद रख सकते हो इसको, जो भी मर्कली जो स्केल है वो मैग्नीट्यूड को मेजर नहीं करता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मर्कली स्केल है वो किसको मेजर नहीं करता है, मैग्नीट्यूड को नहीं मेजर करता है। तो वो किसको मेजर करेगा, इंटेंसिटी को मेजर करेगा। और वही लिख रखा है, जो मर्कली स्केल है वो इंटेंसिटी को मेजर करता है और जो रिक्टर स्केल है वो किसको करता है, मैग्नीट्यूड को। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, थर्ड स्टेटमेंट। और जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, याद रखना, जो विजिबल डैमेज है उसको बोलते हैं, विजिबल डैमेज को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। और मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक में उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, क्या पूछा, क्या करेक्ट पूछा, तो करेक्ट तो थर्ड है। और अगर इनकरेक्ट पूछा होता तो फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट होते। और भी इसके बारे में जितनी चीजें वो सारी मैं करवा चुकी हूँ। याद रखना, मर्कली जो स्केल है ये 1 से 12 तक आता है। और जो ये रिक्टर स्केल है ये 0 से 10 इसमें रीडिंग होती है। ठीक है, फोकस क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है, पी वेव्स, एस वेव्स, शेडो जोन, सरफेस वेव्स, सारी चीजें मैं करवा चुकी हूँ। आंसर आ जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक्सफोलिएशन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट इज रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। बिल्कुल अभी बताया था थोड़ी देर पहले, रिजल्ट ऑफ वेदरिंग है। एक्सफोलिएशन डोम्स और एक्सफोलिएशन टोर्स। एक्सफोलिएशन डोम्स किससे बनते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो एक्सफोलिएशन के जो डोम्स हैं वो किससे बनते हैं, अनलोडिंग या फिर एक्सपेंशन ऑफ रॉक्स से बनते हैं। ठीक है, डोम्स किससे बनते हैं, अनलोडिंग से बनते हैं। और टोर्स किससे बनते हैं, टेम्परेचर के चेंजेस से बनते हैं। ठीक है, याद रखना वो किससे बनते हैं, टेम्परेचर के या फिर ड्राई क्लाइमेट के कारण जो होते हैं वो टोर्स बनते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये दोनों अपोजिट दे रखे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, डोम्स किसके कारण बनते हैं, अनलोडिंग और एक्सपेंशन के कारण बनते हैं। और जो एक्सफोलिएशन टोर्स है वे मेनली टेम्परेचर चेंजेस या फिर ड्राई क्लाइमेट के कारण बनते हैं। ठीक है, एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होता है, एक्सफोलिएशन का मतलब होता है मतलब छीलना। मतलब छीलना इन दिस सेंस में आपको क्या बताऊं, जैसे आप आलू से छीलते हो ना, उसका ऊपर का जो कवर होता है वो छीलते हो, तो वैसे ही क्या होते हैं, रोक से जब उसके ऊपर की लेयर हटने लग जाती है उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ठीक है, सक्सेसिव लेयर्स का हट जाना थिन शेल्स में। ठीक है, मैसिव रोक का जो भी ग्रेनाइट या बेसाल्ट की बनी होती है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ये मेनली मॉडरेट रेनफॉल वाले एरियाज में ऐसा होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे।
प्लेस बताना है और रिवर बतानी है। सबसे पहले है श्रीनगर। श्रीनगर कौन सी रिवर पे कौन सा वो प्रेजेंट है? सबसे पहले श्रीनगर। श्रीनगर याद रखना चिनाब पे नहीं है, किस पे? झेलम पे है। श्रीनगर को कौन झेल सकता है? झेलम, ठीक है, याद रखना इस चीज को। फिर आती है हमारी कोटा। कोटा शहर किस पे? चंबल पे, काफी फेमस है, मैक्सिमम बच्चों को ये पता भी होगा। सिलचर। सिलचर कहाँ पे है? याद रखना सिलचर कहाँ पे है? ये असम में सिलचर सिटी प्रेजेंट है। और कौन सी रिवर पे प्रेजेंट है? याद रखना बराक रिवर पे ही प्रेजेंट है। फिर है हम्पी। हम्पी तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपने हमारी की है, अगर नहीं किया तो आप जाके अब भी देख सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छे से हमने हिस्ट्री को टोटली कवर करवाया है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारी चीजें जो है वो कंप्लीट करवाई गई हैं। तो कावेरी पे नहीं है, ये किस पे? तुंगभद्रा रिवर पे है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट रॉन्ग होगी। पूछा क्या? नोट करेक्ट ही पूछा है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो आंसर आ गया सी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या बोलता है? विंटर सीजन के बारे में बताना है। The weather conditions over India are influenced by distribution of pressure in Central and Western Asia। तो देखो जो प्रेशर सिस्टम है वो तो क्या करेगा? डिपेंड तो करेगा ही, ठीक है। डिपेंड तो क्या करेगा? करेगा ही, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंटर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बिल्कुल एंटर करते हैं, तभी विंटर में क्या होती है? नॉर्दर्न इंडिया में बारिश होती है। थर्ड जेट स्ट्रीम फ्लोइंग साउथ ऑफ हिमालयस मर्ज विद वन ऑफ द फ्लोइंग नॉर्थ ऑफ तिब्बतन हिमालय। देखो सबसे पहले क्या होती है? जेट स्ट्रीम्स ऐसे आती है ऊपर से, ठीक है। फिर क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे हिमालयस आ गए, तो हिमालयस जब आते हैं तो ये डिवाइड हो जाती है, मर्ज नहीं करती है, डिवाइड हो जाती है अपर और नॉर्थ में। इधर तिब्बतन चली जाती है और इधर हमारे इंडिया में घुस जाती है, तो ये मर्ज नहीं करती, वहां पे सेपरेट होती है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। हमसे पूछा क्या करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट एंड सेकंड ही करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? ए, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा? ए। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि कौन सा डंकन पैसेज और 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में आते हैं? डंकन पैसेज और 10 डिग्री चैनल के बीच में कौन सा आइलैंड आता है? साउदर्न आइलैंड, साउदर्न अंडमान, ये साउदर्न अंडमान यहाँ है, लिटिल अंडमान यहाँ है, ठीक है, कार निकोबार यहाँ है, ठीक है। तो आपको ऐसे बताना है कि कौन सा है, ठीक है। और फिर कोई एक होगा नीचे वाला, ठीक है, ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है शायद, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा है उनके बीच में। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि उनके बीच में क्या आता है? लिटिल अंडमान आता है। किसके बीच में आता है? लिटिल अंडमान आता है। डंकन पैसेज और 10 डिग्री चैनल के बीच में क्या आता है? लिटिल अंडमान आता है। तो ये देखो हमारा कहाँ पे है? ये क्या है हमारा? 10 डिग्री चैनल। ये क्या दे रखा है? 10 डिग्री चैनल। और यहाँ पे कौन सा? डंकन पैसेज। तो इसके बीच में हमारा कौन सा आइलैंड आ गया? ये आ गया हमारा लिटिल अंडमान। कौन सा आ गया हमारा? लिटिल अंडमान आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आ गया हमारा? देखो ये रहा हमारा लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इधर कौन सा? अंडमान सी है। यहाँ पे कौन सा? इंडियन ओशन है। ये कौन सा? कार निकोबार है, ठीक है, ये निकोबार आइलैंड्स है। नीचे कौन सा आता है? लिटिल निकोबार। और फिर लास्ट में कौन सा आता है? ग्रेट निकोबार। ऊपर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान, और फिर आता है लिटिल अंडमान। तो ये कौन कौन से जो डंकन पैसेज, यहाँ पे कौन सा? डंकन पैसेज है। और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, तो कौन सा आता है? उसके बीच में लिटिल अंडमान आता है, ठीक है। तो आपने मैप में भी देख लिया, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? बी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? लिटिल अंडमान। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो रखा है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विंड गैप के बारे में बताना है, ठीक है। किसके बारे में बताना है? विंड गैप के बारे में बताना है। सबसे पहले है कि गैप होता क्या? देखो सबसे पहले तो हम कुछ बता ही देते हैं, ठीक है। सबसे पहले विंड गैप होता क्या? मान लो कि ये दो जो ये रिवर से ही जा रही है। मान लो कि एक तो ये रिवर है, ठीक है, और ये है ये, ठीक है, ये है बी रिवर जो इधर जा रही है, ठीक है। एक ये दूसरी रिवर है, ठीक है, एक ये रिवर जा रही है, ठीक है, एक ये ए रिवर जा रही है। बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है इस ग्रीन वाली रिवर का? ऐसे, ठीक है, और ये होती है ए, ठीक है। तो अब देखो ये जो इसका कुछ जो लंबा पार्ट था ना, ये जो कट के ये कहाँ आ जाता है? इसके कुछ स्ट्रीम का कुछ पार्ट जो है किसी रिवर का, वो कट के कहाँ आ जाता है? किसी दूसरी स्ट्रीम में आ जाता है, किसी दूसरी स्ट्रीम में आ जाता है। तो जो ये वाई, तो ये जगह जो इसको बोलते हैं वाई, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होता है? ये होती है, इसको मान लो आप डिवाइड, ठीक है, किसी अलग ही पेन से यूज़ करते हैं इनको, अब लिखते हैं, हाँ ठीक है, इससे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया वाई, ये हो गया, और ये हो गया एक्स, ठीक है। उसके बाद ए बी, ये होती है पायरेटिंग स्ट्रीम और ये होती है पायरेटेड स्ट्रीम, ठीक है। इसमें वाई क्या होता है? ये इसको बोलते हैं विंड गैप। वाई को क्या बोलते हैं? ये होता है विंड गैप। वाई क्या होता है? विंड गैप। जेड क्या होता है? जेड कहाँ पे है? ये है जेड। ये क्या है? जेड। जेड क्या है? ये बी हेडेड स्ट्रीम है जो कट गई है, ठीक है। एक्स क्या है? एल्बो ऑफ कैप्चर है, ठीक है। एक्स क्या है? एल्बो ऑफ कैप्चर है। तो अभी ये देखो ये क्या होती है, इसमें बोल रखा है कि विंड गैप क्या होता है, ठीक है। विंड गैप क्या होता है? तो याद रखना ये गैप होता है थ्रू विच ए वाटर वे वंस फ्लोड, जहाँ पे एक बार वाटर वे गया था, दैट इज नाउ ड्राई, अब वो ड्राई है एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रीम कैप्चर, क्योंकि किसी दूसरी स्ट्रीम ने उसको क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया है, ठीक है। इसको स्ट्रीम कैप्चर भी बोलते हैं, रिवर कैप्चर भी बोलते हैं, रिवर पायरेसी भी बोलते हैं, और रिवर बी हेडिंग भी बोलते हैं। सारी टर्म्स एक ही के लिए यूज होती हैं, ठीक है, सारी टर्म एक ही के लिए यूज होती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है
ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी कंप्लीट, ठीक है। तो यही है ये गैप जहाँ पे एक वाटरवे कभी फ्लो करता था, अब वो ड्राई हो गया है स्ट्रीम कैप्चर के कारण। क्यों, ये देखो, ये पहले वाटरवे फ्लो करता था लेकिन किसी दूसरी स्ट्रीम ने उसको कैप्चर कर लिया है, तो अब क्या हो गया, वो चीज़ वहां से भी खाली हो गई है, तो उसको क्या बोलते हैं, विंड गैप। तो वहां पे क्या बन गया, विंड गैप। तो ये आंसर क्या हो गया इसका, डी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। अब आ जाते हैं किसके बीच, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या बोलता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में बताना है। मैंने आपको बताया था पहले जो 4 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। वहाँ पे क्या है, लो ग्रेविटी है एज कम्पेयर टू जो बाहर वाले प्लैनेट्स हैं जिनको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। सबसे पहले दे वर फॉर्म्ड इन क्लोज विसिनिटी ऑफ पेरेंट स्टार, बिल्कुल ये क्लोज विसिनिटी में बनी है, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड है, द सोलर विंड वाज मोस्ट इंटेंस नियर सन, बिल्कुल इंटेंस थी। थर्ड है, दे आर स्मॉलर इन साइज, ये छोटे हैं साइज में और लोअर ग्रेविटी भी है, बिल्कुल ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हो गई, आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं, बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं, उनमें ग्रेविटी क्या होती है, हाई होती है, इसीलिए जो गैसेज हैं वो भी उनके गैसेज भी उनके अराउंड घूमती रहती हैं, उनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि गैसेज भी उनके एटमॉस्फेयर से एस्केप नहीं कर पाती। लेकिन जो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं इनमें ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं होती, इसके कारण जो इनमें गैसेज हैं वो क्या कर जाती हैं, एस्केप कर जाती हैं। तो इसका आंसर आ गया डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, रिवर्स के बारे में बताना है। सबसे पहले है लुखा रिवर, फिर है अथरीपल्ली फॉल्स और फिर है साबरमती रिवर कि कौन सी रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लुखा रिवर है ना, ये कहाँ पे है, ये मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। ये कहाँ पे है, मेघालय में है ये। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू में तो है नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी डायरेक्ट रॉन्ग होगी, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया क्या, बी, ठीक है। तो ये लुखा रिवर कहाँ पे, मेघालय में है। याद रखना ये जो है वाटर, ये फिर बाद में बांग्लादेश में भी एंटर कर जाती है, और लूनार रिवर से ये वाटर मतलब लेती है, इसमें लूनार रिवर का भी वाटर आता है, ठीक है। और बस यही चीज़ है इसके बारे में, लुखा रिवर के बारे में। फिर आता है हमारा अथरीपल्ली फॉल, चालाकुडी रिवर। चालाकुडी रिवर याद रखना, चालाकुडी रिवर कहाँ पे, केरला में है। कहाँ पे है ये, केरला में रिवर है। ये 4th लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। कौन सी, 4th लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। और अथरीपल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसी रिवर पे बना हुआ है, ठीक है, इसी रिवर पे बना हुआ है। और उस पर एक और जो है प्रोजेक्ट बना हुआ है, याद रखना, एक और डैम इस पे बना, हाँ एक तो देखो ये फॉल्स बोल रखा है, अथरीपल्ली फॉल्स। अथरीपल्ली यहाँ पे क्या है, अथरीपल्ली यहाँ पे एक डैम भी है, ठीक है, अथरीपल्ली डैम भी है, फॉल्स भी है। और एक और फॉल्स है यहाँ पे जिसको क्या बोलते हैं, वजहाचल फॉल्स। ये भी कहाँ पे है, ये चालाकुडी रिवर पे ही है, ये भी चालाकुडी रिवर पे ही है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अन्नामलाई रीजन ऑफ तमिलनाडु। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये अन्नामलाई रीजन ऑफ तमिलनाडु से ये ओरिजिनेट होती है, अन्नामलाई रीजन से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। फिर पेरियार रिवर के साथ बाद में क्या कर जाती है, मर्ज कर जाती है, किसके साथ, पेरियार रिवर के साथ ये मर्ज कर जाती है, ठीक है। और डैम बता दिया, एक और इस पे इंपॉर्टेंट डैम है, याद रखना, इस पे एक और इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है थुम्बुर मुझी डैम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डैम है, ये भी इस पे प्रेजेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड क्या है, साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स इन अरावली हिल्स। साबरमती जो एक सीजनल रिवर है, बाद में कहाँ पे जाके मिलती है, बे ऑफ खंबात में। कहाँ पे जाके मिलती है, बे ऑफ खंबात में जाके मिलती है, अरेबियन सी में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और इसके मतलब अलोंग मेन इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी, याद रखना, अहमदाबाद। कौन सी है, अहमदाबाद सिटी इसके उस पे प्रेजेंट है। और इस पे एक इंपॉर्टेंट डैम भी है जिसको क्या बोलते हैं, धरोई डैम। कौन सा डैम है, एक धरोई डैम है, ठीक है। वासना बैरेज भी इसी रिवर पे है, वासना बैरेज भी इसी रिवर पे है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और साबरमती अरावली से ओरिजिनेट होती है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। लोकल स्टॉर्म्स के बारे में बताना है, हॉट वेदर सीजन में कौन कौन से लोकल स्टॉर्म आते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर। सबसे पहले लोकली इनको मैंगो शोर्स बोला जाता है। नॉर्वेस्टर का क्वेश्चन पहले भी हो सकता है, इनको मैंगो शोर नहीं बोला जाता, इनको क्या बोला जाता है, काल बैसाखी इनको बोला जाता है, काल बैसाखी इनको बोला जाता है, ठीक है। याद रखना, तो ये क्या बोला जाता है, इनको काल बैसाखी बोला जाता है, ना कि इनको मैंगो शोर्स बोला जाता है। दे आर मोस्ट प्रोफाउंड इन स्टेट ऑफ केरला। मैंने बताया था कि नॉर्वेस्टर काल बैसाखी मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, ये वेस्ट बंगाल और असम वाले एरियाज में मेनली इनको बोला जाता है, ये नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी, ना कि केरला और कर्नाटका में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो नोट करेक्ट बतानी, तो दोनों ही नोट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, सी। मैंगो शोर्स है ना, ये मेनली समर के एंड में होते हैं, ठीक है। और ये मैंगोज के राइपनिंग में हेल्प करते हैं। और ये जो मैंगो शोर्स होते हैं ये केरला और कर्नाटका में होते हैं, ठीक है। याद रखना, मैंगो शोर्स ये प्री मॉनसून शोर्स होते हैं जो केरला और कर्नाटका में होते हैं, ठीक है। और लेकिन काल बैसाखी वो नहीं है। तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इरोजन टाइप बताना है और पॉसिबल हमें क्या बतानी है, पॉसिबल हमें रेमेडी बतानी है कि उससे कौन कौन सी वो हो सकती है, ठीक है। तो देखो, फिंगर गलीज की रेमेडीज क्या होती है, टेरेसिंग, यस हो सकती है। बिग गलीज की क्या हो सकती है, चेक डैम्स बन सकते हैं। हेडवर्ड इरोजन की क्या होती है, गलीज का एक्सटेंशन, ये भी है। तो ये सारी ही स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है, ठीक है। इरोजन और उसकी पॉसिबल रेमेडी क्या हो सकती है, ये सारी ही स्टेटमेंट उसके बारे में क्या है, करेक्ट है।
रनिंग वाटर के कारण ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती हैं, ठीक है, रनिंग वाटर के कारण होती हैं। सबसे पहले होता है शीट इरोजन, जिसमें थोड़े लेवल में मतलब पता भी नहीं चलता है, जो सोइल वहाँ से रिमूव हो जाती है। फिर होती है थोड़ी गली इरोजन, या फिर जिसको बोलते हैं गली इरोजन या फिर रिल इरोजन भी बोलते हैं। स्टीप स्लोप्स पे ऐसा होता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा सोइल जो वहाँ पे हट जाती है। फिर आती है फिंगर गलीज, थोड़ी छोटी होती हैं, टेरेसिंग से उसको हटा सकते हो। बिग गलीज चेक डैम से, और हेडवर्ड इरोजन अगर हो जाए तो प्लांट ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कवर की वेजिटेशन लगानी पड़ेगी। जब गलीज वास्ट एरियाज में बन जाती हैं, जब गलीज वास्ट एरियाज में बन जाती हैं तो उसको वो क्या बनाती है, एक बेड लैंड टोपोग्राफी बनाती हैं। क्या बनाती है, बेड लैंड टोपोग्राफी बनाती हैं, जैसे कि चंबल में है। चंबल में क्या है, गलीज एक लार्ज एरिया में बनी है जो एक बेड लैंड टोपोग्राफी बना रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब वही बेड लैंड टोपोग्राफी बनाते हैं। फिर समटाइम्स जो गली का बेड है वो क्या होता है, फर्दर उसका हेडवर्ड इरोजन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या बना जाती है, तो क्या बनती है, वो रेवाइंस बना लेती हैं। क्या बनाती है, रेवाइंस, और रेवाइंस बाद में क्या बन जाते हैं, कैनियंस। रेवाइंस बाद में क्या बन जाते हैं, कैनियंस। तो ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेवाइंस बन जाते हैं कैनियंस, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, प्रेशर कंडीशन ओवर द पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन अफेक्ट द मॉनसून। सबसे पहले जो प्रेशर कंडीशन है पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में, वो मॉनसून को अफेक्ट करती है, तो हमें बताना है। इफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ताहिती इन द पैसिफिक ओशन एंड डार्विन इन द इंडियन ओशन इज नेगेटिव, इट वुड मीन ए गुड मॉनसून सीजन इन इंडिया। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी प्रेशर डिफरेंस ताहिती इन पैसिफिक ओशन और डार्विन में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब इंडिया में क्या है, मानसून अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा होता है कि वहाँ पे तब इंडिया में क्या होगा, मानसून अच्छा नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है, अल नीनो इवेंट इज ऑफन एसोसिएटेड विद डिले इन साउथ वेस्ट मानसून। बिल्कुल अल नीनो समटाइम्स एसोसिएटेड होता है कि वहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून उतना जल्दी नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। वैसे अल नीनो होता कब है, देखो अल नीनो जब होता है जब सेंट्रल पैसिफिक ओशन का जो वाटर है, देखो सेंट्रल पैसिफिक ओशन का जो वार्म वाटर है वो क्या चला जाता है, वो साउथ अमेरिकन कोस्ट पे चला जाता है और वहाँ के कोल्ड करंट को रिमूव कर देता है। वहाँ के कोल्ड करंट को रिमूव कर देता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वार्म करंट वहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ पे क्या होती है, बारिश हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे क्या होती है, वार्म वाटर पेरू के कोस्ट पे पहुंच जाता है अल नीनो के कारण, ठीक है, और प्रेशर चेंज हो जाता है फिर कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में। उस प्रेशर जो चेंज होता है पैसिफिक साउदर्न पैसिफिक ओशन में, उसी को क्या बोलते हैं, साउदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर चेंज होने को साउदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और अल नीनो किसको बोलते हैं, जब वार्म करंट कहाँ पे पहुंच जाता है, साउथ अमेरिका के कोस्ट पर पहुंच जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अल नीनो, ठीक है। और उसके कारण जो प्रेशर चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, साउदर्न ऑसिलेशन। तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। कंपाउंड फिनोमिना को बोलते हैं अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। और जब अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है, जब ये स्ट्रॉन्ग होता है तो इसमें क्या होती है, जो साउथ अमेरिका वहाँ पे क्या होती है, काफी ज्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। इधर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ पे क्या होता है, ड्रॉट होता है वहाँ पे, और इंडिया में भी समटाइम्स क्या होता है, ड्रॉट हो जाता है, तो यहाँ पे भी मानसून अच्छा नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। हमें बताना है कि टोटल वाटर होल्डिंग ऑन अर्थ सरफेस की परसेंटेज बतानी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटता क्रम कि कैसे है, तो इसमें देखना है कि जो वाटर कितना कहाँ पे होल्डिंग है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, बस वही याद रख लो, आपको याद हो जाएगा। ये ऑयल्स आर ब्लैक, क्या है, ऑयल्स आर ब्लैक, ठीक है। ऑयल्स आर ब्लैक, बस ब्लैक में बी याद रखना है, आर में ए आर बस याद रखना है, और ऑयल्स में ये याद रखना है। तो ओ से क्या होता है, ओशंस, ठीक है, सबसे ज्यादा ओशंस। फिर क्या होते हैं, आइस कैप्स। उसके बाद क्या होते हैं, लेक्स। उसके बाद क्या होती है, सोयल। उसके बाद क्या होती है, ए से एटमॉस्फेयर। आर से क्या होती है, आर से रिवर्स होती हैं। उसके बाद होती है हमारी बी से बायोस्फेयर। बी से क्या होता है, बायोस्फेयर। तो ये बस ये हो गया सारी चीजें। तो कैसे कैसे देखो, क्वेश्चन दे नहीं रखा तो इनकी करेक्ट सीक्वेंस लगानी है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगी, 4 3 1 2, ठीक है। क्या हो जाएगी, 4 3 1 2। ऑयल्स आर ब्लैक, बस ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, और कहाँ कहाँ पे कौन कितना वाटर स्टोर करता है उसका आपको पता चल जाएगा। ऑयल्स आर ब्लैक, ओ से ओशंस, आई से आइस कैप, लेक्स, सोयल, एटमॉस्फेयर, रिवर्स एंड बायोस्फेयर, ठीक है। आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विंटर मानसून के बारे में बताना है, किसके बारे में, विंटर मानसून के बारे में। फर्स्ट, ड्यू टू एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑन लैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम देम रिड्यूसेस। देखो विंटर मानसून क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून को भी बोलते हैं, जो इधर जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के कारण जो लैंड पे होता है, तो रेनफॉल की पॉसिबिलिटी जो है इसमें रिड्यूस हो जाती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि वो लैंड से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब जो चाइना वाला या मंगोलिया वाला रीजन है, वहाँ पे क्या होता है, वाटर नहीं होता, वहाँ पे लैंड रीजन से जो ओरिजिनेट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल की पॉसिबिलिटी कम होती है। दे हैव लिटिल ह्यूमिडिटी, कम ह्यूमिडिटी होती है, दस दे डू नॉट कॉज रेनफॉल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है, कहीं पे भी नहीं करती। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही मान लो कि
ये इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है, तो यहाँ से ये आती है, तो यहाँ से स्टार्टिंग में यहाँ पे बारिश नहीं करेंगी, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ पे जा रही होंगी, यहाँ से यहाँ पे जा रही होंगी, तो यहाँ तो बे ऑफ बंगाल का रीजन है, तो यहाँ से ये वाटर को उठाएंगे और यहाँ पे बारिश करेंगे तमिलनाडु के रीजन में। तो ऐसा नहीं है कहीं पे भी बारिश नहीं करती है, बारिश तो करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसको ड्राई विंटर मानसून भी बोलते हैं, ठीक है, ड्राई विंटर मानसून भी बोलते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, फोइन और चिन्नुक विंड के बारे में बताना है, दो विंड्स के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रखिए दे आर ड्राई विंड, सबसे पहले बोल रखिए कि ये क्या है, ड्राई विंड्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ड्राई विंड्स हैं। दूसरी चीज, एक्सपीरियंस्ड ऑन द विंडवर्ड साइड्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन्स के विंडवर्ड साइड में एक्सपीरियंस की जाती है। व्हेन डिसेंडिंग एयर बिकम्स कंप्रेस्ड विद इंक्रीज प्रेशर, तो देखो याद रखना, यस ये ड्राई विंड्स हैं, हॉट विंड्स हैं, ठीक है, हॉट विंड्स हैं, लेकिन ये कहाँ पे फील की जाती है, लीवर्ड साइड में, ना कि विंडवर्ड साइड में। कहाँ पे, लीवर्ड साइड माउंटेन्स में, जहाँ पे डिसेंडिंग एयर क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है इंक्रीजिंग प्रेशर से, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है देयर इज टेम्परेचर, क्योंकि क्या होती है, हॉट विंड्स होती हैं विच एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। याद रखना चिन्नू को, दूसरा इसका नाम क्या, चिन्नू को बोलते हैं स्नो ईटर। क्या बोलते हैं, स्नो ईटर, मतलब स्नो को खाने वाली, मतलब थोड़ी गर्म हवा। इससे भी आप याद रख सकते हो कि ये गर्म हो सकती है चिन्नूक, ठीक है। चिन्नूक क्या हो सकती है, गर्म हो सकती है। और मेनली चिन्नूक कहाँ पे बहती है, रॉकीज में बहती है। और ये फोइन जो है ये कहाँ पे बोलती है, ये भी हॉट एंड ड्राई होती है, ये कहाँ पे, एल्प्स में। ये कहाँ पे बहती है, एल्प्स में बहती है, तो याद रखना इसको, ठीक है। ये क्या होती है, हवाएं होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ये देखो इसमें कुछ और भी दे गई है, देखो फोइन दे रखी है, क्या, वॉर्म है, एल्प्स में बहती है, ठीक है। ये होगी हमारी चिन्नुक स्नो ईटर, इसको बोलते हैं, वॉर्म है, ये भी, ये कहाँ से बहती है, रॉकीज से, अमेरिका में, ठीक है। काल बैसाखी कहाँ पे, इंडिया में बहती है, बताया मैंने, वॉर्म होती है, ये भी नॉर्थ इंडिया से बहती है, ठीक है। बर्ग एक ये जो है ये कहाँ से है, साउथ अफ्रीका से बहती है, याद रखना, ये भी क्या है, वॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट। बर्ग साउथ अफ्रीका से बहती है, क्या है, वॉर्म है। फिर आती है हमारी जोंडा भी क्या है, एक वॉर्म है, और ये कहाँ से बहती है, एंडीज से बहती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सी है, जोंडा। उसके बाद आती है लू भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बहती है। फिर सेंटा आना भी क्या है, एक वॉर्म है, ये कहाँ से बहती है, कोस्टल कैलिफोर्निया से बहती है, सेंटा आना। उसके बाद आती है, देखो वॉर्म में देख रहे खामसिन क्या होती है, वॉर्म होती है, ये कहाँ से बहती है, इजिप्ट से बहती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खामसिन। उसके बाद ये हरमटन को डॉक्टर विंड्स भी बोलते हैं, ये वेस्टर्न जो अफ्रीका वहां से बहती है, वॉर्म होती है ये भी, ठीक है। तो ये क्या होती है, डॉक्टर विंड्स। उसके बाद मिस्ट्रल क्या होती है, कोल्ड विंड होती है, ये फ्रांस से बहती है। मिस्ट्रल कहाँ से बहती है, फ्रांस से। उसके बाद आता है सेमुन क्या होती है, वार्म होती है, कहाँ से बहती है, ईरान से होती है। ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, ये ड्राई और वैसी वाली विंड्स हैं, हॉट विंड्स है, तो ठीक है। इसका आप क्या लेना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लोगे, तो इसको क्या करना है, याद करना है, रटना ही है। देखो उसमें क्या थी, मेनली कुछ वार्म एयर्स थी, इसमें क्या आ गई हमारी कुछ कोल्ड एयर्स है, जैसे कि बुरान कहाँ से होती है, रशिया और सेंट्रल एशिया से मेनली बहती है। पुरगा कहाँ से बहती है, मेनली ये बुरान से ही कंपेंड है, मतलब उसी रीजन में ये भी बहती है। पेम्परो, ठीक है, पेम्परो क्या है, कोल्ड विंड है, ये सारी ही कोल्ड है, मेनली अर्जेंटीना उरुग्वे से बहती है, मेनली साउथ अमेरिका से मेनली ये बहती है। फिर आती है हमारी बुर्गा, ठीक है, ये बुर्गा मेनली कहाँ से है, ये भी पुरगा ऑफ रशिया से, बुरान और पुरगा ऑफ रशिया, बुर्गा वहीं से बहती है ये, ठीक है। फिर बायस फिर कहाँ से बहती है, पेम्पाजियो, ठीक है, निकारागुआ, गुटेमाला वहीं से बहती है, ठीक है। फिर आती है थोड़ी सी माइल्ड विंड, जैसे कि लेवेंटर, हरमटन, मेनली ये वेस्टर्न अफ्रीका से, अभी देखा वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। लेवेंटर मेनली क्या होती है, साउदर्न स्पेन, ठीक है, लेवेंटर कहाँ से होती है, साउदर्न स्पेन। उसके बाद हॉट विंड्स में आता है सिमुन, ठीक है। हॉट विंड्स में क्या आता है, सिमुन, जो मेनली इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ड्राई डस्टी डेजर्ट से जो बहती है अफ्रीका में, ठीक है, कहाँ पे, अफ्रीका में या अरेबियन डेजर्ट में, जिसका नाम है पॉइजन विंड भी इसको बोलते हैं। किसको, सिमुन को क्या बोलते हैं, पॉइजन विंड भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हरमटन इसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड। हरमटन को डॉक्टर विंड और पॉइजन विंड किसको बोलते हैं, सिमुन को। तो ये भी कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट विंड्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, कौन सी कहाँ से बहती है, ये मैंने सारी चीजें जो है वो आपको करा दी है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्या बोलता है, रेड सोइल डेवलप्स ए क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल के एरिया में जो रेड सोइल्स है वो एक क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक को डेवलप करती है। देयर कलर इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन का बहुत ज्यादा डिफ्यूजन हो जाता है। द फाइन ग्रेन सोइल इज फर्टाइल, ये सोइल जो है वो फर्टाइल है, एंड कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो मेनली रेड सोइल जो है वो कौन कौन से रीजन में पाई जाती है, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। मेनली रेड सोइल जो है वो किस किस रीजन में पाई जाती है, हमसे ये पूछा गया है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सोइल डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैप दिखाया था, देखो ये रहा, और इसमें मैंने दिखाया था कि देखो ये है कौन सी, रेड सोइल, ठीक है, ये कौन सी, रेड सोइल। तो ये रेड सोइल कहाँ पे पाई जाती है, ये जिसमें स्टार लगे हुए हैं, तो देखो ये सारी क्या है, रेड सोइल है, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जा रही है, ये तो आपको दिख ही रही है। तो अब देखो क्वेश्चन में कहाँ है, सबसे पहले उड़ीसा, देखो यहाँ पे देखो, 1 सेकंड, यहाँ पे देखो ये ऊपर नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, ऊपर रीजन में कहीं पे भी रेड सोइल नहीं है, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन,
क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा पंजाब, तो इसका मतलब पंजाब से फ्लो मतलब रेड सॉइल नहीं होगी पंजाब में, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो नहीं आया हमारा आंसर, थर्ड नहीं है, मतलब थर्ड में तो जो है रेड सॉइल जो है वो हमारी नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड, तो यहाँ हर जगह से पाई जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे हर जगह में है, तो देखो यही जो भी दे रखे हैं तो हर जगह है, ये देखो कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये हर एक जगह से पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी करेक्ट होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया सी। ठीक है, बस इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमसे पूछा है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, इंडियन मानसून के बारे में बताना है कि नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून किसको बोलते हैं। याद रखना, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून किसको बोलते हैं, किसी भी दिन पे अगर कोई बारिश मतलब हो जाती है, मतलब लास्ट तक बारिश हो जाती है किसी भी दिन पे, जहाँ पे लास्ट लिमिट तक जो बारिश होती है उसी को बोलते हैं नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून। नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ मानसून अप टू विच इट हैज एडवांस्ड ऑन एनी गिवन डे, ऑन एनी गिवन डे पे जो एडवांसमेंट करती है उसी को बोलते हैं क्या, नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट। तो इसका आंसर क्या हो गया सी। ठीक है, आंसर क्या हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम पहले ही मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास में मैं करवा चुकी हूँ। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या है, फर्स्ट है, अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर। स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, बिल्कुल सही है। कब वैसे सारे रेजिडेंट इंडिविजुअल माइनर को भी मिला के रेमिट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये कब स्टार्ट हुई थी, 2004 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन तब उसकी लिमिट कितनी, $25,000 की थी, लेकिन अब कितनी, $2.5 लाख की है US बिलियन डॉलर के इसमें लिमिट। ठीक है, सारे रेजिडेंट इंडिविजुअल माइनर भी रेमिट कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, और पर कोई भी मतलब करंट या कैपिटल अकाउंट या फिर किसी में भी मतलब परमिसिबल है। ठीक है, सेकंड है, रिसेंटली दिस स्कीम इज मेड अवेलेबल टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप टर्म। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इनके लिए अवेलेबल नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट हो गए, कॉर्पोरेट्स, इसके बाद क्या आते हैं ट्रस्ट्स, कॉर्पोरेट्स, इन सब के लिए अवेलेबल ये नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो रेमिटेंस फैसिलिटी है ये कहाँ पे इसका जो मनी है वो आपको नहीं लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, जैसे कि लॉटरी वगैरह वहाँ पे आपको इसका मनी नहीं लगाना है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में जो भी प्रोहिबिटेड आइटम है उनमें आपको भी पैसे नहीं लगाने हैं। उसके बाद टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी एक्ट में पैसे नहीं जाने चाहिए। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज बोर्ड में ट्रेडिंग नहीं करनी है उन पैसों से, रेमिटेंसेस के पैसों से। ठीक है, FATF की जो लिस्ट में जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको पैसे नहीं लगाने। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के पैसे नहीं लगाने। और अभी ये इतने ज्यादा न्यूज में क्यों 2 बार क्वेश्चन आ गया, क्योंकि जो इंडिया का जो रेमिटेंस है वो आउटवर्ड ज्यादा जा रहा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर जो रेमिटेंसेज हैं आउटवर्ड वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, मेनली किसके लिए, स्टडीज के लिए जाते हैं और ट्रैवल के लिए मेनली जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम 2014-15 से लेके 18-19 तक की बात करें तो उसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो याद रखना वो बढ़ते ही जा रहे हैं क्या, जो रेमिटेंसेज हैं आउटवर्ड रेमिटेंसेज। और मेनली ये जो रेमिटेंस की जो मनी है कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, स्टडी, ट्रीटमेंट, ट्रैवलिंग, क्लोज रिलेटिव्स के मेंटेनेंस में, शेयर डेट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इमूवेबल जो प्रॉपर्टी ओवरसीज मार्केट में वो खरीद सकते हो, फॉरेन करेंसी अकाउंट होल्ड कर सकते हो। ठीक है, बैंक्स के पास। उसके बाद इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, इसमें पैन कार्ड देना मैंडेटरी, आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर इसका क्या हो गया, ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 28, मॉइस्चर लेडिंग विंड। सबसे पहले उसमें उन विंड्स में क्या मॉइस्चर है, अरेबियन सी से बहते हैं और वेस्टर्न घाट्स को क्या करते हैं, हिट कर जाती हैं, जो वेस्टर्न कोस्ट पे जाती हैं। दिस मॉइस्ट एयर इज फोर्स टू असेंड ए माउंटेन, फिर माउंटेन पे चढ़ती हैं और विंडवर्ड साइड पे क्या कर देती हैं, बारिश कर देती हैं। ठीक है, और फिर दूसरी साइड बारिश नहीं होती है। तो इस कौन सी रेनफॉल है, तो माउंटेन से टकरा के जो भी रेनफॉल होती है उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या बोलते हैं उसको, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरो मतलब होता है माउंटेन और ग्राफिक मतलब ग्राफिकल, वो तो आपको पता ही है। फिर एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, मेनली क्या होता है जब मतलब सन से हीट आती है, वाटर वेपर बनती है, और नॉर्मल जो रेनफॉल होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल में क्या होते हैं, मेनली फ्रंट्स बनते हैं, मेनली क्या बनते हैं, वार्म फ्रंट और ये वाला फ्रंट बनते हैं, और उसके बाद मतलब टेम्परेट रीजन्स में मेनली जो फ्रंटल वो चीज़ है वो होती है। उसके बाद साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, मेनली जो साइक्लोनिक ट्रॉपिकल रीजन्स में मेनली लो प्रेशर कंडीशन के कारण जो रेनफॉल होता है उसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये क्वेश्चन भी मैं 2-3 बार करवा चुकी हूँ। सबसे पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इंडिया को इनवाइट किया फुल मेंबर बनने के लिए, तो उसके बारे में बताना। देखो मैंने बताया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, कब बनी थी, 1974 में बनी थी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने इसको बनाया था, किसके अंडर, OECD फ्रेमवर्क के अंडर इसको बनाया था। ठीक है, तो जो भी कंट्री OECD की मेंबर होगी वही कंट्री इसका मेंबर बन सकती है, अदरवाइज आप इसके मेंबर नहीं बन सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग, सॉरी ये स्टेटमेंट क्या होगी, सही होगी। ठीक है,
ये स्टेटमेंट क्या होगी, सही होगी कि आप उस कंट्री के मेंबर तभी बन सकते हो जब आप OECD के मेंबर हो, ठीक है। और इंडिया इसका क्या मेंबर है, देखो याद रखना, इंडिया जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसका एसोसिएट मेंबर है। कब है, क्या कौन सा मेंबर है, एसोसिएट मेंबर है। वो भी कब बना, 2017 में। लेकिन इसका नॉर्मल मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया OECD का भी मेंबर नहीं है, इसीलिए, क्योंकि पहले इंडिया को OECD का मेंबर बनना पड़ेगा, तब हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर बन सकते हैं। सेकंड है, जो इसका मेंबर बनेगा, इट मस्ट हैव क्रूड ऑयल रिजर्व्स, उसके पास क्रूड ऑयल रिजर्व्स होने चाहिए 90 डेज के इक्विवेलेंट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और इट हैज टू डिमॉन्स्ट्रेट ए डिमांड रेस्ट्रेंट प्रोग्राम टू रिड्यूस नेशनल ऑयल कंजप्शन बाय 10%, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल करनी है जब आपको क्या होगा, आप उसके मेंबर बनोगे। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मेजर, कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस जो मेजर्स हैं उसके लिए भी आपको कुछ लेजिस्लेशन या रेगुलेशन बनाने होंगे, उनको भी ऑपरेट करने पड़ेंगे अगर आप उसके मेंबर बन रहे हो तो, ठीक है। और बस यही चीज़ है इसके बारे में, तो मेन चीज़ तो यही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें मेंबर्स कितने हैं, वैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में मेंबर कितने हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में वैसे मेंबर कितने, 30 मेंबर्स हैं। इसमें 8 एसोसिएट मेंबर है जिसमें एक इंडिया भी मेंबर है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स की बात करें, फ्रांस पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। 3 ईज पे ये काम करता है, 3 ईज, 3 ई क्या है, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, एक तो क्या हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, दूसरा हो गया एक एनर्जी सिक्योरिटी, एक एनर्जी सिक्योरिटी पे काम करते हैं, और तीसरा एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे काम करते हैं। तो 3 ईज का जो कंसेप्ट है वो किसका है, याद रखना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कुछ मेजर रिपोर्ट्स भी निकालती है, जैसे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट निकालती है कौन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। उसके बाद वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी यही निकालती है। उसके बाद इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट भी यही निकालती है। तो ये 3 रिपोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, तो आपको याद रखनी है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और इंडियन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। ये तीनों रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है। एक और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में आते हैं, क्लीन कोल सेंटर। क्या है, क्लीन कोल सेंटर, ये है इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन और एनालिसिस प्रोवाइड करने के लिए कि कैसे जो कोल है वो एक क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकता है, ठीक है। कोल को हम कैसे क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी बना सकते हैं उसके लिए है। तो ये किसका है, ये भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक इनिशिएटिव है, क्लीनर कोल प्रोजेक्ट, सॉरी क्लीनर कोल सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। सारी चीज़ें देख ली, कब बनी, कैसे मेंबर बन सकते हैं और कैसे हो सकता है। अब OECD का मेंबर जब आप बनोगे तभी आप इसके मेंबर बन सकते हो। तो OECD क्या, एक इंटर गवर्नमेंटल डेवलप्ड कंट्री की एसोसिएशन है, ठीक है। इसमें मेनली कितनी कंट्रीज हैं, 38 कंट्रीज है। कब बनी थी, 1961 में बनी थी, ठीक है, 1961 में बनी थी। रिसेंट कंट्री कौन ज्वाइन हुई है, कोस्टा रिका। कौन सी ज्वाइन हुई है, 21 में कोस्टा रिका ज्वाइन हुई है 2021 में। मेनली वर्ल्ड ट्रेड को और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है। UN की परमानेंट ऑब्जर्वर है ये, और इसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इंडिया इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का भी मेंबर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन की पार्टनर है इंडिया इसका, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा OECD भी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स निकालता है, जैसे कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। ये कौन निकालता है, ये OECD निकालता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। और इसके अलावा OECD बेटर लाइफ इंडेक्स, कौन सा, बेटर लाइफ इंडेक्स और इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, ये 2 रिपोर्ट भी OECD निकालता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आप IEA और OECD के बारे में क्वेश्चन देखते हो। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ITCZ के बारे में बताना है। ITCZ फॉर्म्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज के कन्वर्जेंस से जो है वो हमारा ITCZ बनता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि ये किससे बनता है, ट्रेड विंड्स के कन्फ्लुएंस से बनता है। ITCZ किससे बनता है, ट्रेड विंड्स के मिलने से बनता है, ना कि ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज से। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड, लॉन्ग टर्म चेंजेस इन ITCZ कैन रिजल्ट इन सीवर ड्रॉट्स और फ्लडिंग इन नियर बाय एरिया। बिल्कुल लॉन्ग टर्म अगर चेंजेस होंगे तो वो सीवर ड्रॉट और फ्लडिंग कर सकते हैं। इन समर द ITCZ मूव्स साउथवर्ड एंड इन विंटर्स इट मूव्स नॉर्थवर्ड। देखो ITCZ अगर गर्मियों की बात करें, गर्मियों में जो सन आता है, क्या आता है, नॉर्थवर्ड आता है। तो ITCZ भी कैसे मूव करेगा, नॉर्थवर्ड मूव करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, कि समर्स में क्या कैसे मूव करेगा, नॉर्थवर्ड, और विंटर्स में कैसे करेगा, साउथवर्ड। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी। ये देखो, ये क्या है, ये ITCZ का मैप है, ठीक है। ये क्या है, एक ITCZ का मैप है, ये है ITCZ। तो यहाँ पे कौन सी विंड आ रही है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ पे आके मिल रही हैं। तो वो कौन सा रीजन बन जा रहा है, ITCZ का रीजन बन जा रहा है। जैसे ही सन ऊपर जाएगा तो ये नॉर्थवर्ड जाएगा समर्स में, और जैसे ही विंटर्स आएंगी तो ये साउथवर्ड मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये ITCZ कैसे बनता है, ट्रेड विंड्स के उससे बनता है। तो ये हो गया हमारा क्या क्वेश्चन, ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, ओशियनिक फ्लोर डिपॉजिट्स के बारे में बताना है। देखो ओशन पे कई टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, एक को बोलते हैं क्या, मड बोलते हैं, ठीक है। फिर एक होते हैं ओजिस,
ठीक है, एक होते हैं क्ले, ठीक है, कई टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। अगर हम पेलाजिक डिपॉजिट्स की बात करें, जो मेनली शेल्स और स्केलेटन के रिमेन्स बच जाते हैं उससे बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऊजिज ही बोलते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऊजिज किसको बोलते हैं? पेलाजिक डिपॉजिट जो मेनली सेली और स्केलेटल रिमेन्स से बच जाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हाँ, टेरेजिक डिपॉजिट्स जो मेनली लैंड से ड्राइव होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसको क्या बोलते हैं? याद रखना, उसको क्या बोलते हैं? मड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मड बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं? ओशनिक फ्लोर डिपॉजिट होते हैं। फिर बोलते हैं अगर वोल्केनिक डस्ट अगर वोल्केनो से आके कहीं पे जम जाती है तो ओशन फ्लोर पे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं क्ले। उसको क्या बोलते हैं? क्ले, ठीक है, उसको बोलते हैं क्ले, अगर वो ओशनिक फ्लोर पे है तो। उसके अलावा जो आइसबर्ग की जो पीक है वाटर के नीचे, उसको क्या बोलते हैं? याद रखना, कोई भी आइसबर्ग अगर वाटर के नीचे, वाटर का उसका नीचे का रीजन है, सबमर्ज्ड रीजन है, तो उसको बोलेंगे ब्यूमोक। उसको क्या बोलेंगे? ब्यूमोक। और अगर विजिबल पोर्शन है, अगर उस आइसबर्ग का जो विजिबल पार्ट है तो उसको क्या बोल देंगे? ह्यूमोक। ह्यूमोक, ठीक है, याद रखना ह्यूमोक, मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि आपको जो दिखेगा आप उसका मजाक उड़ा सकते हो, ह्यूमर से आप याद रख सकते हो। ह्यूमोक मतलब जो बाहर दिखेगा, ब्यूमोक मतलब जो अंदर नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ याद रख सकते हो, ठीक है। तो आइसबर्ग की ऐसी पीक जो वाटर के अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्यूमोक बोलते हैं, और विजिबल पार्ट को क्या बोलते हैं? ह्यूमोक बोलते हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपको पता चल गई, आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ओशन करंट बारे में बताना है, कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स। सबसे पहले कोल्ड करंट्स आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन लो एंड मिडल लैटिट्यूड्स। लो और मिडल लैटिट्यूड्स में जो कोल्ड करंट होते हैं वो मेनली ईस्ट कोस्ट पे पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक आपको चीज़ दिखाएंगी, अगर PDF होगी तो। हाँ देखो, ये देखो, ये क्या है? मेनली यहाँ पे करंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट करंट्स को डिवाइड किया गया है। देखो ये सारे क्या हैं? करंट्स हैं। ये जो डॉटेड पोर्शन है ये है कोल्ड करंट्स, और जो ये वैसा है ये वार्म करंट्स हैं। अब देखो ये कोल्ड करंट्स किधर किधर है? ये बेंगुएला करंट अफ्रीका के वेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद है ये हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट, ये कहाँ पे है? ये भी अमेरिका के वेस्ट में है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये भी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है। तो इसका मतलब क्या है? ये देखो कैनरी करंट, ये कोल्ड करंट है, ये भी कहाँ पे? अफ्रीका के वेस्ट में। तो ये सारे क्या हैं? कोल्ड करंट है, और ये वेस्ट कोस्ट पे है, ना कि ईस्ट कोस्ट पे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी, कि कोल्ड करंट्स जो होते हैं वो ईस्ट कोस्ट पे होते हैं। नहीं, कहाँ पे होते हैं? वेस्ट कोस्ट पे होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स एम्पलीफाई। बिल्कुल, वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। और थर्ड है ओशियनिक करंट्स आर स्लो एट द सर्फेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद एटमॉस्फेरिक एयर एज कम्पेयर टू डेप्थ। जो ओशियनिक करंट्स होते हैं वो जो ओशियनिक करंट्स होते हैं वो हमारी सरफेस पे क्या होते हैं? स्लो होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है? हमारी रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या आ गया? हमारा ए। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोल्ड करंट्स जो होते हैं वो मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? लो और मिडिल एल्टीट्यूड्स में, वेस्ट कोस्ट पे पाए जाते हैं। लेकिन हायर एल्टीट्यूड्स में ये ईस्ट कोस्ट पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप देखो, ये जो मैप है ये देखो, लेकिन हाई देखो ये क्या है? मेनली क्या है? ये लोअर एल्टीट्यूड्स है। ये यहाँ पे क्या है? मेनली यहाँ से लेके आप यहाँ तक का क्या? लोअर लैटिट्यूड्स का एरिया मान सकते हो। लेकिन जब हम किस पे जाते हैं? हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं, तो देखो ये ओयोशियो करंट ईस्ट कोस्ट पे भी पाया जाता है, ठीक है। जब हम हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं तो मेनली जो कोल्ड करंट्स हैं वो ईस्ट कोस्ट पे भी मिल सकते हैं, लेकिन मेनली लो और मिडिल लैटिट्यूड्स में जो करंट्स हैं वो वेस्ट कोस्ट पे मिलते हैं। और कौन कौन से करंट होते हैं वो आपने देख लिए। कोल्ड करंट में कौन से आते हैं? हम्बोल्ट, बेंगुएला, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ओयोशियो, कैनरी, ठीक है। यहाँ पे आ गया कैलिफोर्निया, यहाँ पे कौन सा आ गया? कैलिफोर्निया। केवल यही जो करंट है वो कौन से हैं? कोल्ड करंट है, और सारे क्या है? वार्म करंट्स हैं। तो याद रखना, ये जो डायग्राम है अगर ये भी आपको याद रह गया तो आपका जो वो हो गया। हाँ, एक ये देखो, ये लेब्राडोर करंट, ये भी क्या है? कोल्ड करंट है। ये कौन सा? लेब्राडोर करंट, ये भी कोल्ड करंट है। तो ये सारे कौन से करंट है? कोल्ड करंट है। आपको ये देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले लोगे तो आपको ये अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो भी है, इसका आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 33 पे। NTCA के बारे में बताना है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बताना है कि उसने तैमूर पिंगले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज ए टाइगर रिजर्व बनने का अप्रूवल दे दिया है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ये बताना है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है। तो याद रखना, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। और जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मान लो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसके नॉर्थ में कौन सी रिवर है? मुरान रिवर है। कौन सी रिवर है? मुरान रिवर है। इसके वेस्ट में जो है रिहांड रिवर है। कौन सी है? रिहांड रिवर है इसके वेस्ट में। और अगर इसके ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन सा? बोंगला नाला, बोंगला नाला, ठीक है। ये तीनों साइड से सराउंडेड है। हाँ, और मेनली ये किस किस को सराउंड करके बनी है, मतलब किस किस को कंबाइन करके बनी है? एक तो है गुरु घासीदास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है हमारी तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दो को मिलकर ये बनाया जाएगा, ठीक है। और ये कौन छत्तीसगढ़ का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा? ये होगा 4th टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का। इसका मतलब छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व और भी हैं। कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं छत्तीसगढ़ में? एक है उदंती सीता नदी, कौन सी? एक तो उदंती सीता नदी है, एक दूसरा है अचानकमार, ठीक है। एक है इंद्रावती, और 4th जो है यही बनना जा रहा है तमोर पिंगला। तो ये 4 जो है ये टाइगर रिजर्व है, किसके अंडर है? ये छत्तीसगढ़ में है।
अब आ जाते हैं एनटीसीए पे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये कब बनी थी? 2005 में बनी थी। क्या है? स्टैट्यूटरी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस एक्ट के अंडर बनी है? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनी है। किसके अंडर बनी है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, ठीक है। और किसके अंडर है? मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। चेयरपर्सन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर को भी क्या कर रही है? यही एडमिनिस्टर कर रही है, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी? टाइगर टास्क फोर्स बैठी थी, उसके रिकमेंडेशन पे ये बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इंस्टीट्यूशंस राइट टू गवर्नमेंट एड को बोला है इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो हमें बताना माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 सबसे पहले बोल रखा है कि Article 15 enables the state to create reservation for advancement of backward classes in minority educational institutions. तो देखो याद रखना, आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन देने की बात की गई है, लेकिन एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के और जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे उनमें दिया जाएगा, लेकिन इनमें नहीं दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज नॉट एप्लीकेबल टू स्कूल विद माइनॉरिटी स्टेटस। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो हमारा किस पे अप्लाई नहीं होता? हमारी माइनॉरिटी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उन पे लागू नहीं होता है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए। तो इसका आंसर आ गया ए। नॉर्मल सी स्टेटमेंट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ईस्टर्न घाट्स के बारे में बात करनी है। ईस्टर्न घाट्स कंप्राइजिंग द डिसकंटिन्यूअस एंड लो हिल्स आर हाईली इरोडेड बाय। देखो ईस्टर्न घाट्स मेनली क्या होते हैं? हाईली इरोडेड होते हैं रिवर्स के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ माउंट ईस्टर्न घाट्स की इंपॉर्टेंट रेंजेस बतानी है। मैं ये जो पीडीएफ है ये कई बार दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये आपको याद ही रखनी होगी कौन कौन से ईस्टर्न घाट्स में। महेंद्रगिरी हिल्स हैं, पालकोंडा हिल्स हैं, जवादी भी हैं, लेकिन अन्नामलाई कहाँ पे है? ये वेस्टर्न घाट्स में। अन्नामलाई कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में। तो डायरेक्ट 4 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? डी। सारे हिल्स के मैं अच्छे से जो डायग्राम्स है वो दिखा चुकी हूँ। आंसर आ गया डी। आ जाते हैं 36 पे। वोल्केनिक इरप्शन के बारे में क्या चीज करेक्ट है? कंपोजिट वोल्केनो आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनो ऑन द अर्थ। देखो जब आप वोल्केनो पढ़ोगे ना एनसीईआरटी में तो आपको पता चलेगा जो शील्ड वोल्केनोज है वो सबसे लार्जेस्ट वोल्केनोज है। कौन से? शील्ड वोल्केनोज सबसे लार्जेस्ट वोल्केनोज है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है दक्कन ट्रैप जो है वो कल्डेरा वोल्केनो से बने हैं। देखो दक्कन जो ट्रैप है वो किससे बने? फ्लड बेसॉल्ट वोल्केनो से बने, फ्लड बेसॉल्ट वोल्केनो से बने, ना कि कल्डेरा से। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है बैथोलिथ आर लार्ज मास ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स ऑन अर्थ सरफेस। जो बैथोलिथ होते हैं वो लार्ज मास मैग्नेटिक मटेरियल जो सरफेस के ऊपर। देखो बैथोलिथ मैंने क्या बताया था? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बताए थे। वोल्केनो से जो लावा बाहर नहीं निकलता तो अंदर ही अंदर कुछ लैंडफॉर्म्स बनाता है, उसमें आता है बैथोलिथ। तो ऐसा डोम शेप्ड होता है बैथोलिथ। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो बाहर तो आते ही नहीं है ये। तो इसका मतलब डी क्या होगी? करेक्ट स्टेटमेंट होगी। वोल्केनिक इरप्शन मेनली ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे नहीं होते, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता ही चल गई। तो आंसर क्या आ गया? डी। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 37 पे। बीम्स प्रोग्राम के बारे में बताना है। बीम्स प्रोग्राम, सबसे पहले बीम्स की फुल फॉर्म ही जान लो आप। बीम्स का मतलब क्या होता है? बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। ये होता है इसकी फुल फॉर्म। ये होता है बीम्स प्रोग्राम। मेनली किसके लिए? ये कोस्टल कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल एरियाज। किस प्रोजेक्ट के अंडर है? इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट के अंडर है, ठीक है। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट के अंडर है। और मेनली ये इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों किया गया था? ताकि जो कोस्टल रीजन है उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके किसका? कोस्टल एरियाज का। और मेनली वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है। उसके बाद अगर बात करें हम मिनिस्ट्री कौन सी, ठीक है चलो ये हो गया। मेनली क्यों है ये बीम्स प्रोजेक्ट? ताकि हमारे जो बीचेस हैं उनको क्या मिल सके? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल सके। क्या मिल सके? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल सके। ये एक इको लेबल है जो मेनली बहुत ज्यादा जो सैनिटाइज्ड या बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी के जो बीचेस हैं उनको दिया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ठीक है। और मेनली ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता कौन है? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन। फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन देता है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ये कब बना था? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन कब बना था? 1985 में, ठीक है। और ये मेनली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया में भी ये प्रोजेक्ट जो है ये बीम्स प्रोजेक्ट चलाया गया है, ठीक है। इंडिया में भी ये बीम्स प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो ये देखो ये हमारे कुछ ब्लू फ्लैग बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। और मेनली उनके उसके देख रखाव के लिए हमने बीम्स प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट भी किया है। तो देखो कुछ हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जैसे कि शिवरागपुर बीच, ये कहाँ पे? गुजरात में है। घोगला बीच ये कहाँ पे? दीव में है। उसके बाद भोगवे बीच ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। मीरामार, ठीक है, पादुब्री। उसके बाद बागराम बीच लक्षद्वीप, कपाड़ बीच, उसके बाद कोलावम बीच, एडन बीच, उसके बाद राधानगर बीच, ऋषि कांडा बीच, उस गोल्डन बीच, ये सारे बीचेज हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो ये मैच करने भी आ सकते हैं कि ये बीच कहाँ पे है और किसको इसमें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, किसको नहीं मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इसको याद कर सकते हो।
तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 37 ये कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्या बोलते हैं कौन सा करंट कहाँ से बह रहा है। देखो लेब्राडोर करंट क्या है, कोल्ड करंट है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, ठीक है, सही है। कुरोशियो करंट क्या है, वार्म करंट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जो हमारा कैनरी करंट है वो कौन सा करंट है, वार्म करंट है। कैनरी करंट अभी बताया था कौन सा करंट है, कोल्ड करंट है। कौन सा बताया था, कोल्ड करंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कोल्ड करंट है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, बी। अभी थोड़ी देर पहले बता, देखो ये हमारा कैनरी करंट, ये हो गया हमारा लेब्राडोर करंट, दोनों ही कोल्ड है। और कौन सा बात की गई अभी, कौन सा करंट पूछा था हमसे, कैनरी, कुरोशियो, ठीक है, कुरोशियो के बारे में बात की गई है। तो ये हमारा कुरोशियो, ये कौन सा, वार्म करंट है, ठीक है। तो कुरोशियो हमारा कौन सा, वार्म करंट है। तो ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे करंट जो मैंने बता दिए हैं। तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। मिनरल्स और रॉक्स के बारे में बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले है बेसाल्ट इज कॉमन प्लूटोनिक रॉक। देखो बेसाल्ट जो है इसने बोल रखा है कि कॉमन प्लूटोनिक रॉक है, जो कॉमन प्लूटोनिक रॉक है। तो याद रखना जो बेसाल्ट होती है ना वो कॉमन एक्सट्रूसिव रॉक होती है, मतलब वोल्केनिक रॉक है, प्लूटोनिक रॉक नहीं है। मेनली क्या है, वोल्केनिक रॉक है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है एसिडिक इग्निशियस रॉक्स जो होती है डेंस होती हैं, डार्कर इन कलर होती हैं देन बेसिक। तो याद रखना जो एसिडिक जो होती है ना वो जो रॉक्स होती है वो लेस डेंस होती हैं, ज्यादा डेंस नहीं होती, लेस डेंस होती हैं और लाइटर होती हैं, डार्कर नहीं होती, क्या होती है, लाइटर इन कलर होती है देन इग्निशियस रॉक। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड देखो रॉक बेंडिंग इज साइलेंट फीचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। जो रॉक बेंडिंग है वो मेटामॉर्फिक रॉक का इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या है, रॉक बेंडिंग। रॉक बेंडिंग जो है वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक का इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट मिनरल्स आर एम्फीबोल्स। तो याद रखना एम्फीबोल्स, जो एम्फीबोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली कुछ अप्रोक्स एम्फीबोल्स होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, ये होते हैं, ठीक है, ये एम्फीबोल्स होते हैं। और ये अप्रोक्स 7% अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं, ना कि 50%। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। और वैसे मतलब रॉक बेंडिंग होता क्या है, जब भी मेटामॉर्फोसिस होती है ना रॉक की, तो उसमें क्या बनती है, फोलिएशन बनती है, मतलब लेयर्स बन जाती है रॉक्स की क्या बन जाती है, लेयर्स बन जाती है। और जब बहुत ज्यादा लेयर्स आपस में अल्टरनेटिंग थिन थिक शीट्स जब आपस में इकट्ठी हो जाती हैं तो एक बैंड टाइप बन जाता है, उसी को बोलते हैं रॉक बेंडिंग, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक का इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 क्या बोलता है, ओशन वाटर के बारे में हमें बताना है। दी ओशन इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो ओशंस होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में वो हाई टेम्परेचर, रिलेटिवली हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साउदर्न हेमिस्फीयर के जो ओशंस हैं उनका टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, लैंड ज्यादा होती है, उसके कारण वो क्या होती है, ज्यादा गर्म हो जाती है। अगर वो ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो वहाँ का वाटर है वो भी ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, वो भी ज्यादा गर्म हो जाता है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में उतनी ज्यादा लैंड नहीं है तो उतना ज्यादा पानी गर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है दी लोकल प्रिवेलेंट विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशन लेड टू लॉन्गिट्यूडिनल वेरिएशन इन टेम्परेचर। लोकल प्रिवेलेंट विंड्स जो हमारी लैंड से ओशन की तरफ जाती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेरिएशन इन टेम्परेचर कोज करती हैं। इसमें बोला है वो लॉन्गिट्यूडिनल टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो कोज करती हैं। तो जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है कि जो लोकल विंड्स हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑफशोर विंड्स भी इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको ऑफशोर विंड्स भी बोलते हैं, और वो लॉन्गिट्यूडिनल वेरिएशन टेम्परेचर में कोज करती हैं। थर्ड है अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फाउंड बिलो द थर्मोक्लाइन इन डीप ओशन। बिल्कुल थर्मोक्लाइन के नीचे अप्रोक्स 90% वाटर पाया जाता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्या बोलता है, हमें बताना है कि डिफरेंट लैंडस्केप ऑस्ट्रेलिया में कैसे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बताना है किम्बरले प्लेट्यू, हमें कहाँ से कहाँ, नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ हमें लगाना है। मुरे रिवर, सिम्पसन डेजर्ट और लेक आयरी। तो ये देखो ये क्या होगा, हमारा ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ठीक है। ये क्या हमारा ऑस्ट्रेलिया का मैप है और इसमें अलग अलग है, जैसे कि ये रहा हमारा क्या, किम्बरले प्लेटू जो हमसे पूछा गया था, ठीक है। ये हमारा सिम्पसन डेजर्ट, ये क्या हमारा सिम्पसन डेजर्ट। उसके बाद हमसे एक रिवर भी पूछी गई थी, कहाँ पे है वो रिवर, कहाँ पे मिलेगी हमें वो रिवर, ठीक है। और क्या पूछा गया था मेन चीज, वन सेकेंड। तो हमसे उसमें पूछा गया था कि एक है लेक आयरे कहाँ पे है, और एक पूछा गया था मुरे रिवर कहाँ पे है। तो देखो ये है इनकी सीक्वेंस, ये है मुरे रिवर इधर है, ठीक है, यहाँ पे लेक आयरे है, यहाँ पे सिम्पसन डेजर्ट है और यहाँ पे किम्बरले प्लेट्यू है। अगर और चीज़ों के बारे में देखो तो डार्विन जगह देखो कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ककाडू नेशनल पार्क भी है, ठीक है, यहाँ पे ककाडू नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्वींसलैंड का एरिया इधर है, ग्रेट बैरियर रीफ इधर का एरिया, ये कौन से, ग्रेट बैरियर रीफ का एरिया इधर है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ इधर है। और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे लेक कार्निगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आता है कई बार। ये है गिब्सन डेजर्ट, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी डेजर्ट यहाँ पे है, तनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, लेक कार्नी, ठीक है, ये सारी चीजें होगी हमारी। और उसके बाद है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट,
ग्रे रेंज कहाँ पे है, ठीक है, मुंगो नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये मेलबर्न सिटी जो एडिलेडे सिटी, ये कंगारू आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। तास्मैन सी कहाँ पे है, बास स्ट्रेट कहाँ पे है, तास्मानिया कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तास्मानिया, बास स्ट्रेट, तास्मैन सी कौन से, और ये है टोटल ज्योग्राफिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कहाँ से कौन सा गल्फ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, यहाँ पे कौन सा सी, कोराल सी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के अराउंड सीज की बात करें तो वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तिमोर सी, यहाँ पे है कोराल सी, ठीक है, यहाँ पे नीचे होगा इंडियन ओशन, यहाँ पे बास स्ट्रेट, यहाँ पे तास्मैन सी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी कंप्लीट। जो भी आपने देखना है, हमसे पूछा था किम्बरले प्लेट्यू, सिम्पसन डेजर्ट, लेक आयरी और मुरे रिवर, तो ये है ऐसे, तो इनकी सीक्वेंस हो जाती है ऐसे। तो ये हमारा क्वेश्चन सबसे ऊपर था हमारा किम्बरले प्लेट्यू, तो सबसे ऊपर था, तो नॉर्थ में था 1, तो सबसे पहले आ गया नॉर्थ में था 1, और जो मुरे रिवर थी वो सबसे लास्ट में थी, तो लास्ट में थी मुरे रिवर, तो ये 2 हो गए। उसके बाद था हमारा सिम्पसन डेजर्ट 3rd, उसके बाद था हमारा फर्स्ट के बाद था हमारा 3rd, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा ए, ठीक है, आंसर क्या आ गया ए, ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ गया ए। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, इंडियन फ्रंटियर्स के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में बताना है, इंडिया के फ्रंटियर के बारे में बताना है। फर्स्ट है इंडिया साउदर्न बाउंड्री एक्सटेंड अप टू 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन बे ऑफ बंगाल। क्योंकि इंडिया की जो साउदर्न बाउंड्री है वो 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक है, ऐसा नहीं है, कितनी है हमारी 6.45 डिग्री नॉर्थ तक है, वो 5 डिग्री तक नहीं है, तो हमें करेक्ट बतानी है। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट होगी। सेकंड है ओनली 5 लैंडलॉक्ड स्टेट्स डू नॉट हैव इंटरनेशनल बाउंड्री, ऐसा नहीं है, जो हमारी टोटल 5 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ की जिनकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, 4 नहीं है, कितनी है 5 स्टेट्स हैं। थर्ड है कि मोर नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद म्यांमार देन विद नेपाल, कि ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल। देखो म्यांमार के साथ हमारी 4 स्टेट जो है वो बाउंड्री शेयर करती है, जबकि नेपाल के साथ 5 स्टेट करती है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया डी, कि इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बताना है। फर्स्ट है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टार्ट्स विद द फ्रंट फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रंट बनते हैं उसमें, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्म एयर से एनर्जी लेता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर है सेकंड है विंड वेलोसिटी इन ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मच हायर एंड डिस्ट्रक्टिव एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से ज्यादा एनर्जी किसमें होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में होती है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। और मेनली फ्रंट फॉर्मेशन वगैरह की चीजें जो है वो आपने देख ली हैं, ठीक है। फ्रंट फॉर्मेशन देखो ये होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जहाँ पे क्या बनते हैं, फ्रंट बनते हैं, जहाँ पे क्या बनते हैं, 1 सेकेंड, ये क्या बनते हैं, फ्रंट बनते हैं। देखो ये क्या है, मेनली ये वार्म एयर आती है, यहाँ से कोल्ड एयर आती है, ठीक है, ये बन गया एक फ्रंट, ठीक है। फिर क्या होती है, जो कोल्ड एयर होती है वो टोटल नीचे फैल जाती है, और जो वार्म एयर वो ऊपर उड़ जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ओक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ओक्लूडेड फ्रंट भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये किसके बारे में है, ये हमारे टेम्परेट साइक्लोन के बारे में, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में अगर हम कुछ चीजें देखें, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या बोलते हैं, हरिकेन्स बोलते हैं अटलांटिक में, टाइफून बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में, और विली विली बोलते हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ये चीज ध्यान रखनी है, साइक्लोन के अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पे, और कहाँ पे क्या बोला जाता है, ये रहा, ठीक है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ओरिजिनेट होते हैं और इंटेंसिफाई होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में। कहाँ होते हैं, वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में। और उनके लिए कंडीशंस क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए कंडीशंस क्या है, सबसे पहले बड़ा सी होना चाहिए, फिर उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, फिर एक कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए, और वर्टिकल विंड में स्मॉल वेरिएशन होनी चाहिए, याद रखना स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, फिर एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, उसके बाद अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए सी लेवल से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो किसमें हेल्प करती हैं हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने में। और टेम्परेट साइक्लोन का तो आपको पता है, ये टेम्परेट में क्या बनते हैं, वो जो है वो ये बनते हैं, फ्रंट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, सी, करेक्ट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, जेट स्ट्रीम्स के बारे में बताना है। जेट स्ट्रीम्स ब्लो इन डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जो जेट स्ट्रीम्स है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के पैरेलल ब्लो करती है। तो आपको ये चीजें तो मतलब क्या होनी चाहिए, पता ही होनी चाहिए कि जो जेट स्ट्रीम्स है वो मेनली क्या करती हैं, परपेंडिकुलर ब्लो करती हैं उसके, ये पैरेलल नहीं करती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है दे हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस। ये मेनली लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करती है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस को बनाए रखने में ये हेल्प करती है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। ये नैरो बैंड ऑफ फास्ट फ्लोइंग स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं जो अपर ट्रोपोस्फेयर में ब्लो करती हैं। मेनली 3 टाइप की जेट स्ट्रीम होती हैं, एक तो पोलर होती है, एक सब ट्रॉपिकल होती है, और एक टेम्परेरी होती है। पोलर की बात करें तो पोलर में वो होती हैं जो फेरल सेल और पोलर सेल के बीच में ब्लो करती हैं, जैसे कि आपको दिखाई देते हैं इधर, शायद मैंने कोई
एक डायग्राम ले रखा है। देखो जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं, देखो ये सेल होते हैं अलग अलग। ये होता है हमारा, देखो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, ये हो गया हमारा पोलर सेल। फिर यहाँ से यहाँ तक का हो गया हमारा फेरल सेल, और उसके बाद लास्ट वाला होता है हमारा हेडली सेल। ये क्या होता है, हेडली सेल। तो यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम फ्लो करती है उनको बोलते हैं पोलर। उनको क्या बोलते हैं, पोलर जेट स्ट्रीम्स। देखिए लिख रखा पोलर जेट स्ट्रीम। और जो फिर ये सब ट्रॉपिकल रीजन में फ्लो करते हैं उनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। फिर होते हैं कुछ टेम्परेरी जो इधर उधर फ्लो करते हैं, जैसे कि सोमाली जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। और सारी चीजें तो आपको पता ही दिया। और जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है उसमें भी जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है यही इंडिया में क्या लेके आती हैं, सर्दियों में बारिश लेके आती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यही लेके आती हैं इंडिया में। तो ये आपका ये जो हो गया, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपको आना चाहिए, तो ये मैंने वहीं से उठाया है ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। हमें बताना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अवेलेबिलिटी इन इंडिया, सॉइल की कितनी अवेलेबिलिटी है। देखो इसमें जो है ना वो आंसर रॉन्ग दे रखा है। हमें बताना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे कम और उसके बाद सबसे ज्यादा का। तो सबसे ज्यादा कौन सी एलुवियल सॉइल है, तो फर्स्ट लास्ट में होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लास्ट में होनी चाहिए, वो किसी में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4231, ठीक है। 4231 ये है इसकी करेक्ट सीक्वेंस। इसका आंसर आप लगा लेना, ठीक है। एलुवियल जो सॉइल है वो अप्रोक्स 40% है, ब्लैक सॉइल 16% है अप्रोक्स, एरिड सॉइल 4.42% है और लेटराइट 3.4% है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये ऐसे इसकी सीक्वेंस होगी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 क्या बोलता है, नोट करेक्ट बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में। सबसे पहले लॉन्ग विंटर नाइट्स, सबसे बड़ी लॉन्ग विंटर नाइट चाहिए बिल्कुल, माउंटेन टोपोग्राफी चाहिए बिल्कुल, क्लियर स्काई चाहिए बिल्कुल, आइडियल सिचुएशन है ये किसके लिए, टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, लेकिन हमें क्या बतानी है, नोट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। हमें क्या बतानी है, नोट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब आ जाते हैं सेकंड, क्या बोल रहा है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर रिस्ट्रिक्ट कन्वेक्शन क्लाउड्स टू नॉट ग्रो हाई इनफ फॉर रेनफॉल टू टेक्स प्लेस, पोलर एरियाज रेयरली विटनेस टेम्परेचर इन्वर्जन ड्यू टू लोअर टेम्परेचर। आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इन्वर्जन दो ही एरियाज में होता है, या तो पोलर एरियाज या फिर वैली या जो माउंटेन वैलीज होती है वहां पे। तो ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है कि टेम्परेचर इन्वर्जन पोलर एरियाज में नहीं होता है या फिर रेयरली होता है, वहाँ पे तो मैक्सिमम होता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और सारी ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन रोकता है क्लाउड्स को, और इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रोस्ट डैमेज से भी प्लांट्स को बचाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एक स्कीम है जो क्या क्या करती है बताओ। फर्स्ट, प्राइस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट आर डिटरमाइंड बाई मार्केट कंडीशन। मेनली जो प्राइस है वो कौन डिटरमाइन करेगा, इन सर्टिफिकेट्स के मार्केट डिटरमाइन करेगी। क्या स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है, मार्केट डिटरमाइन होंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के जो प्राइस होंगे। सेकंड, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है वो मॉनिटर करेगा इसको, बिल्कुल ये भी सही है। थर्ड है कि फ्लोर प्राइस लिमिट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। ये जो भी फ्लोर प्राइस लिमिट है या फिर जो फॉरबियरेंस लिमिट है ये हटा दी गई है, ये क्या कर दी गई, हटा दी गई है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। वैसे जो एक रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है वो किसके इक्वल होगा, 1 मेगावाट आवर के, किसके इक्वल होगा, 1 मेगावाट आवर के इक्वल होगा। और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट भी दो टाइप के होते हैं, सोलर और नॉन सोलर, ठीक है। और इंडिया में केवल 2 पावर एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे ये ट्रेड होते हैं, 2 पावर एक्सचेंजेस है। कौन सी, एक तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और एक है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो 2 ही एक्सचेंज है जहाँ पे ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट ट्रेड होते हैं, ठीक है। होर्डिंग और सर्विलियंस के लिए CERC है। CERC क्या है, ये जो बोले कि CERC क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी किस एक्ट के अंडर बनी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर ये बनी है, ठीक है। क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। और याद रखना जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, न्यू जो अमेंडमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट 25 ईयर्स तक उनको रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मिलते रहेंगे, ठीक है। और बस यही सारी चीजें इसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 48 हमें बोलता है कि मीएंडर्स के बारे में बताना है। मैं आपको सारे इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बता चुकी हूँ, उस पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो उसको देखना कि यस मीएंडर जो है वो एक मोस्ट प्रोनाउंस जो है रीजन में करेक्टराइज्ड बाय इवन सरफेस एंड जेंटल स्लोप्स, बिल्कुल वहाँ का मोस्ट प्रोनाउंस फीचर है। और इरोजनल फीचर भी और डिपोजिशनल फीचर भी है, दोनों में आता है ये, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बताना है। इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू ओल्डेस्ट है, मोस्ट स्टेबल लैंड मास है, बिल्कुल सही है। जर्नल एलिवेशन ऑफ प्लेटू इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखो जर्नल एलिवेशन किधर है, मेनली वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ना कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इसलिए सारी नदियां किधर जाती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, तो फर्स्ट करेक्ट है। थर्ड है द ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेटू हैज एन अबंडेंट प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल। देखो इसने बोल रखा है कि ईस्टर्न पार्ट जो है ना प्लेटू का, उस पे अबंडेंट प्रेजेंस है ब्लैक सॉइल की। तो आपने सॉइल्स का तो देखा ही होगा, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, ये है ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल, और ये है पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू के ये वेस्ट में होगी ना, ईस्ट में तो रेड सॉइल है, वेस्ट में है ब्लैक सॉइल का प्रेजेंस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, सी। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50 पे।
देयर आर सर्टेन कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ डेल्टाज बाय रिवर्स। डेल्टा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए? शैलो एट द माउथ ऑफ रिवर, बिल्कुल ये भी चाहिए, लॉन्ग रिवर भी चाहिए और हाई इरोजन भी चाहिए रिवर का। तो तीनों ही चीजें जब होंगी तभी क्या होगा, डेल्टा बन पाएगा। इसलिए वेस्ट कोस्ट पे डेल्टा नहीं बन पाता, ईस्ट कोस्ट पे बड़े बड़े रिवर्स डेल्टा बनाती हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, और सेडिमेंट्स का साइज क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाता है डी। तो इसी नोट पे हमारे आज के जो 50 क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, और अपने जितने भी फ्रेंड ग्रुप है उसमें सब में शेयर करो। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।